बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोगों को समय देने के लिए। और मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ आपका। और आपकी किताबें मैंने सारी पढ़ी हैं, लगभग जितनी भी हैं अभी तक। टेबल लैंप मैं अभी नहीं पढ़ पाया हूँ। और रानीखेत एक्सप्रेस अभी आई नहीं है, तो जब वो आएगी तो मैं उसको भी पढ़ूँगा। उस पर 2 दिनों से बातचीत हो रही है, तो आज मैं आपको परेशान नहीं करूँगा उस पुस्तक का नाम लेके। रानीखेत एक्सप्रेस का सच में यही है। मैं इसके अनाउंसमेंट के बाद से जहाँ जितने कार्यक्रमों में गया, इसके बारे में जरूर कोई ना कोई सवाल होगा। जी। इसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं। जी। तो मेरा एक मित्र तो कई बार मजाक में कहता भी, यू आर फेमस फॉर द बुक दैट यू हैवंट येट रिटन। यस। अभी तक तुमने लिखी ही नहीं है। जी। तो मैं जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना वीडियो और माइक्रोफोन दोनों ऑफ रखें, ताकि हम लोगों को बातचीत में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है गीत जी, तो मुझे लगता है हमें शुरू करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जी। तो मैं आपसे टिपिकल इंटरव्यू टाइप सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि होता अक्सर यही है कि आप अपने बारे में बताएं। आपको आपको सभी लोग जानते हैं, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ जितने लोग जुड़े भी हुए हैं। मैं आपसे इस बात से शुरुआत करूंगा कि जो आपकी नई पुस्तक है, खुशियों के गुप्तचर, हाँ हाँ। उस किताब को मैंने 3-4 बार पढ़ा और समझने की कोशिश की है। तो आज मेरे जितने भी सवाल रहेंगे वो उसी के आसपास रहेंगे। थोड़ा साहित्य के उस पे रहेगा और थोड़ा सा कविताओं के उस पे रहेगा। तो किताब मेरे पास रखी हुई है। इस अरे वाह। किताब के जो पहले पृष्ठ पर दुनिया मिखाइल जी की एक टिप्पणी है। हाँ हाँ। वो लिखती हैं कि गीत चतुर्वेदी के पास एक तीसरी आंख है, जिसकी मदद से वो सिनेमाई तकनीकों का प्रयोग करते हैं। हाँ हाँ। तो यहाँ पर जो ये तीसरी आंख की बात कर रही हैं, ये इसको थोड़ा इस बिंब का थोड़ा अर्थ समझाइए कि कवि की तीसरी आंख किसे कह रहे हैं। तीसरी आंख को अलग अलग तरीकों से देखा समझा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर जब कवि या कलाकार के संदर्भ में इसका जिक्र होता है, तो दरअसल वो मन की आंख होती है, या एक निजी किस्म की दृष्टि, जो कवि ने अपने अध्यवसाय से या कलाकार ने अपने अध्यवसाय से, अपने अनुभव से और अ, अ, अपनी क्या कहते हैं बौद्धिक कसरतों से, इन सब चीजों से अर्जित है। मन की आंख ये एक बहुत ही जरूरी, या तीसरी आंख एक बहुत ही जरूरी उपकरण कविता या कला के भीतर इसलिए भी होता है क्योंकि कलाकार कई बार उन चीजों को देखते हैं जो आम तौर पर लोगों की निगाह से छूट जाती हैं, जबकि होती वो उनके सामने ही है। जी। ये एक तरह का प्रकाश पुंज भी होता है, जो हमारे भीतर होता है या एक कलाकार के भीतर होता है। और वो प्रकाश पुंज या टॉर्च या स्पॉटलाइट की तरह काम करता है और अंधेरे कोनों की तरफ रोशनी फेंकता है। जी। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी लेखक को पढ़ते हैं, कवि को पढ़ते हैं, और फिर हमें उसे पढ़ने के बाद ये महसूस होता है कि अरे, ये सारी बातें तो मेरे जीवन में भी थी, लेकिन मैं अभी तक इसे देख नहीं पाया था, जी। मैं अभी तक इसे जान नहीं पाया था। तो दरअसल वो एक किस्म का प्रकाश या एक स्पॉटलाइट ही फेंकना हुआ। कवि वहां पर आकर एक स्पॉटलाइट दे रहा है, चीजें आपके अंदर पहले से हैं, लेकिन आपके भीतर इतना अंधेरा है कि आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। एक कमरा है 10 फीट का, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, और हम इस पे प्रवेश करते हैं, कई सारी चीजों से टकराते हैं, हमें अंदाजा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है, ये जानने के लिए हमें एक रोशनी की जरूरत होती है। कवि कई बार वही रोशनी देता है, और न केवल देता है, वो अपने लिए अर्जित भी करता है जी। खुद उसके जीवन में। कैसे?
बहुत सारी रचनाएँ, बहुत सारी कविताएँ, ये कवि, लेखक, कलाकारों के बचपन से जुड़ी हुई होती हैं। तो बचपन से लेकर किशोरावस्था तक, युवावस्था तक वो घटनाएँ, वो स्मृतियाँ हमारे मन के भीतर होती तो हैं, लेकिन हम उसे रचना में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार हम बचपन की एक घटना को बुढ़ापे तक पहुँचने तक मन की आँख या उस तीसरी आँख से देख नहीं पाते। जी, तो मेरे ख्याल से दुनिया का यही कहना है कि तीसरी आँख के ज़रिए वो उन सब चीज़ों को देख लेते हैं, जी, जिन्हें हम सामने रहते हुए भी नहीं देख जी, पाते। शायद यही इसका जी। मतलब है। और इसमें जो है वो भरा पड़ा है जो एप्रिसिएशन है हर मतलब बहुत सारे राइटर्स का। अब मैं इसके जो पहला पृष्ठ है उस पे आता हूँ, जिसमें आपने हुँ, 3 अलग-अलग सूक्तियों को, श्लोकों को और एक शेर को जगह दी है। तो हाँ, हाँ। ज़रा इनके चुनाव पर प्रकाश डालें। पहला जो संस्कृत का श्लोक है वो पाणिनि का है, हुँ, हुँ। फिर मीर का एक शेर है, और फिर हुँ, हुँ। एडम ज़वेस्की का एक लाइन है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो ज़रा इस पे बताएं कि जब मीर कहते हैं कि मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तो उसको आपने किस तरीके से इसमें आत्मसात किया? हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, तो ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारा प्रश्न है। इसके जवाब से पहले मैं एक भारतीय दार्शनिक परंपरा का एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ प्रस्थान त्रयी है, कि 3 जगहों से चल के एक जगह पर पहुँचना। अद्वैत वेदांत में प्रस्थान त्रयी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, कि हम 3 विभिन्न धाराओं से चलते हैं और अद्वैत यानी एक धारा पर पहुँचते हैं। मेरा मानना है कि कवि की, लेखक की कोई इकलौती एक सिंगुलर परंपरा नहीं होती है। वो कई सारी परंपराओं से मिल कर के आया होता है। जैसे मैं हिंदी का लेखक हूँ, लेकिन मेरी परंपरा में उर्दू भी शामिल है, मेरी परंपरा में संस्कृत भी शामिल है, और मैं इस 21वीं सदी की दुनिया का एक नागरिक भी हूँ, तो मेरी परंपरा में दुनिया की तमाम दूसरी भाषाएं भी शामिल हैं। तो अपनी परंपरा के उत्स का जो अ, जो बहुमुखीपन है, कहीं न कहीं उसको भी प्रस्तावित करने का ये प्रयास है, कि 3 लोग, मैं हिंदी का कवि हूँ, एक अलग भाषा है, लेकिन हिंदी का कवि एपिग्राफ के तौर पर 3 दूसरी भाषाओं के कवियों की बात कर रहा है। जी, पाणिनि संस्कृत के कवि, महान, भाषा को लेकर उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। पाणिनि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और हमारी प्राचीन परंपरा के प्रति, मीर ताकि मीर, उनका ये शेर, मीर ताकि मीर मध्य युग की परंपरा के प्रति, और एक दूसरी भाषा, और पाणिनि संस्कृत पूरी तरह से एक सनातन हिंदू बैकग्राउंड से, मीर ताकि मीर इस्लामी बैकग्राउंड के, उर्दू, फारसी, यानी उन प्रभावों से आ रहे हैं जो प्राचीन भारतीय संस्कृति में नहीं थी, लेकिन भारतीय संस्कृति में आके घुल मिल गई और उसने एक नई संस्कृति बनाई। तो मैं इन दोनों के संसर्ग से, इन दोनों के सामंजस्य से बना हुआ हूँ। हिंदी का एक कवि इन दोनों परंपराओं से मिल करके बना है। अब जी, तीसरा कवि इसमें एडम ज़गाएवस्की। तो केवल ये 2 परंपराएँ ही नहीं हैं जो एक कवि के तौर पर मुझे प्रभावित करती हैं, मुझे विश्व कविता की पूरी परंपरा ही प्रभावित करती है, और मैं उसके साथ अपना जुड़ाव रखता हूँ। जी, तो वहाँ पे एडम सडाइवस्की 21वीं सदी के इन वर्षों में विश्व कविता के प्रतिनिधि कवि के रूप में एडम सडाइवस्की की मान्यता है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि इस समय वो जितने भी जीवित कवि हैं, उनमें महानतम कवि हैं, उनमें सबसे बड़े कवि हैं। तरह अपनी परंपरा के 3 उत्स, 3 शुरुआत या प्रस्थान बिंदु, आरंभिक बिंदुओं का संकेत करने के लिए ये 3 नाम वहाँ चुने गए हैं, और ये तीनों नाम मेरी निजी रुचि से हैं, तीनों के साथ मेरा बहुत गहरा जुड़ाव है। पाणिनि
का ये श्लोक अपने आप में किसी भी कवि के लिए एक मंत्र की तरह है जी, कि जैसे कोई बाघिन या बिलार दांतों के बीच अपने बच्चों को दबा बिना चोट पहुंचाए यहाँ से वहां ले जाती है, भाषा और शब्दों के साथ हमारा व्यवहार वैसा ही कोमल होना चाहिए। तो ये शब्दों के व्यवसाय से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के लिए एक मंत्र की तरह है। मीर तकी मीर मेरे लिए खुदाए सुखन है, गॉड ऑफ पोएट्री। जब मैं पूरा मध्य युग पढ़ता हूँ तो मुझे मीर से बड़े कोई कवि नहीं दिखाई देते। मुझे इतना प्रभावित करता है उनका पूरा लेखन, उनकी पूरी उनका पूरा कलाम। जी, और एडम जगावती के बारे में मैंने बताया। ये इसलिए भी बहुत अच्छा प्यारा शेर मुझे लगता है और मैं बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ इस शेर के साथ। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक परसों, अब खाक के पर्दे से इंसान निकल। इतना आसान नहीं है इंसान होना, जी, मनुष्य बनना इतना आसान नहीं है। मत सहल हमें जानो, सहल मतलब आसान, हाँ सर, इजी, सरल। इतना सहल मत जानो। ये जो आसमान है, देखो मीर एकदम उल्टी बात कर, ये जो आसमान है ये बरसों तक घूमता रहता है, बरसों तक फिरता रहता है। उसके बाद मिट्टी में से मिट्टी का पुतला इंसान के रूप में निकलता है। यानी बहुत एक अच्छा। इंसान के रूप में जन्म लेना, यानी समय की एक लंबी परंपरा का फल बनना है, जी, इसका एक परिफल बनना है। जी, तो जैसे उसी तरह हमारी सारी कृतियां भी इन्हें सहल मत जाने। फलक फलक जो है बहुत लंबे समय तक फिरता रहा है, उसके बाद ये रचनात्मक कृतियां जन्म लेती हैं। जी, उसके बाद हमारा सारा रचनात्मक इंटीवर या रचनात्मक प्रयास आकार लेता है। जी, ये कहने की कोशिश। जी। गी जी, अगर आप इस श्रृंखला की जो पहली कविता है कि दिए गए चुम्बन और खिलाई गई रोटी वाली, वो हाँ हाँ अगर हाँ, पढ़ दें तो। जरूर जरूर जरूर। 4 वचन इस श्रृंखला की पहली कविता। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते, पोंछे गए आंसू व चुराई गई नसीहतें बताई नहीं जाती, भीगी हुई आत्मा को धूप में टांग के सुखाया नहीं जाता, जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर आते। जी, तो मैं इसी कविता की जो आखिरी पंक्ति है उससे बात शुरू करूँगा कि जिया गया प्रेम और लौटा हुआ जो सुना गया संगीत है वो लौट सुना के गया वापस संगीत। आते हैं। तो ये आपके जीवन में किस तरह हुआ? आपके जीवन में, क्योंकि आप खुद ये कहते हैं हर बार कि आप बेथोवन से और शोपा से और मोज़ार्ट से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं। तो किस तरीके से आपका लगाव संगीत और प्रेम और साहित्य की तरफ हुआ? उसका एक संक्षिप्त परिचय हमें दें। इसमें एक छोटा सा उदाहरण रचना प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ बता। सुना हुआ संगीत, जिया हुआ प्रेम लौट के आते हैं, कई बार रूप बदल लेते हैं, हमें उन्हें पहचानना होता है। टीन एज किशोरावस्था के दिनों में पॉप म्यूजिक रॉक म्यूजिक के साथ मेरा बहुत गहरा झुकाव, और पॉप म्यूजिक के साथ तो और भी खास करके। और मैं जिन गायकों को बिल्कुल लोकप्रिय गायकों को सुना करता था मैं, जॉन बॉन जॉवी, ब्रायन एडम्स, मैडोना। मैडोना के कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो मैडोना का एक गीत है लाइक अ प्रेयर, एक दूसरा गीत है पापा डोंट प्रीच मी, यस। पापा मुझे उपदेश मत दो। इस तरह के कुछ बड़े बागी किस्म के। और एक युवती जो है वो अपनी पूरी परंपरा से, बंधनों से, वर्जनाओं से बगावत करके बाहर निकलना चाहती है। इस तरह के वो गीत हैं, संगीत भी लगभग वैसा ही है, आंदोलित करता हुआ। ये मैंने टीन एज में सुनता था, लंबे समय तक सुनता रहा। 22-23 की उम्र तक ये गाने मेरे साथ जुड़े रहे। उसके बाद 2005-2006 में मैंने काम शुरू किया अपनी कहानी सावंत आंटी की लड़कियां पर। और मैंने ये पाया कि सावंत आंटी की लड़कियां लिखने से पहले ये गाने जो हैं ये मेरे पास दौड़ के आ रहे हैं अपने आप, लाइक अ प्रेयर, पापा डोंट प्रीच मी। और तब एक तरह से भारतीय परिवेश में मैंने उस सुने गए संगीत का अनुवाद करना शुरू किया शब्दों और कहानी की तरह। तो सुना हुआ संगीत इस तरह से भी लौट करके आया, जो आपको एक कहानी की थीम, कहानी का पूरा एक विचार,
कई बार संगीत को हम भाषा में पकड़ नहीं पाते हैं, पकड़ने की कोशिश बहुत करते हैं। हमारी आदत है, हम मनुष्य हैं, हर चीज़ को भाषित और हर चीज़ को परिभाषित करना चाहते हैं। लेकिन हम बहुधा संगीत को शब्दों में पकड़ नहीं पाते। तो हम संगीत के चित्र बनाने लगते हैं, रेखाओं से चित्र बनाते हैं, शब्दों से चित्र बनाते हैं। तो ये जो सुना गया संगीत है, ये अवचेतन की किसी कोठरी में जाके जमा रहता है और अपने आप को शब्दों में अनुवाद करवाने के लिए जिरह करता है, खुद को प्रस्तावित करता है, प्रस्तुत करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, खुशियों के गुप्तचर में भी, उसकी भूमिका में भी मैंने कहा है कि मेरा सारा लेखन दरअसल एक न सुने गए संगीत या फिर एक सुन लिए गए संगीत को शब्दों में पकड़ने की कोशिश मात्र है। संगीत इस तरह से, एक तो ये एग्जाम्पल है। आलाप में गिरह में एक कविता है, बुरी लड़कियां अच्छी लड़कियां। जी। वो मीट लोफ के संगीत को समर्पित है वो। तो मीट लोफ का संगीत सुनते सुनते, उसके गाने सुनते सुनते, उसका तो एक गीत है, हैवी मेटल का गीत है, उसके शब्द भी, उनमें भी बैड गर्ल्स का जिक्र आता है। तो ये वहां से आती है, वो सारे विचार वहां से आए। संगीत, बिना शब्दों वाला संगीत और शब्दों वाला संगीत, दोनों संगीत मुझे बहुत हॉन्ट करते हैं, रचनात्मकता में मुझे बहुत मदद करते हैं। मेरे सामने कुछ नई छवियां, कुछ नए इमेजेस, कुछ नए बिंब या एक नया प्लॉट, ये गढ़ने में बहुत मदद करते हैं। संगीत तो ऐसे लौट करके आया, और प्रेम तो हर समय, रोज किसी न किसी तरीके से लौट करके आता है। जी। प्रेम, प्रेम की एक धारा, जब आप साथ रह रहे होते हैं, तो प्रेम की एक धारा वर्तमान में चल रही होती है, वो एक पतली सूक्ष्म धारा होती है। लेकिन जो प्रेम की सबसे बड़ी विशाल धारा है, वो स्मृतियों से आ रही होती है। अगर आपने एक संपन्न अतीत जिया है, तो आपका प्रेम एक अलग तरह से आनंददायी हो जाता है, जी। आपको एक अलग तरह से मजा आने लगता है, या आपकी वो बारीक धारा फैल करके मोटी हो जाती है, क्योंकि प्रेम की स्मृतियां दरअसल प्रेम को पुनर्जीवित किए रखती हैं। जी। कई दफा ऐसा होता है। जी। तो वो भी लौट करके आता जी। तो आपने यहाँ पे जिस कविता का ज़िक्र किया, हम चाहेंगे कि एक बार आपके मुँह से सुनें, बुरी लड़कियाँ अच्छी लड़कियाँ। है। बुरी लड़कियां अच्छी लड़कियां। बुरी लड़कियां अच्छी लड़कियां, मीट लोफ के संगीत किए। सांप पालने वाली लड़की सांप काटे से मरती है, गले में खिलौना आला लगा, डॉक्टर बनने का स्वांग करती लड़की, गलत दवा की 4 बूंदे ज्यादा पीने। सांप पालने वाली लड़की सांप काटे से मरती है, गले में खिलौना आला लगा, डॉक्टर बनने का स्वांग करती लड़की, गलत दवा की 4 बूंदे ज्यादा पीने से चिट्ठियों में धंसी लड़की उसकी लपट से मर जाती है, और पानी में छप छप करने वाली उसमें डूब कर। जो जोर से उछलती है वो अपने उछलने से मर जाती है, जो गुमसुम रहती है वो गुमसुम होने से, जिसके सिर पे ताज रखा वो उसके वजन से, जिसके माथे पे ज़हीन लिखा वो उसके जहर से, जो लोकल में चढ़ काम पे जाती है वो लोकल में, जो घर में बैठ भिंडी काटती है वो घर में, दुनिया में खुलने वाली सुरंग में घुसती है जो, वो दुनिया में पहुंचने से पहले ही मर जाती है। बुरी लड़कियां मर के नर्क में जाती हैं, और अच्छी लड़कियां भी स्वर्ग नहीं जाती। वाह! बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। गीत जी, एक नई 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 तरीके से कविता की कई सारी परिभाषाएं हमारे सामने हैं। तो एक परिभाषा जो नोबेल विजेता यूजीन मोंटालियो ने दी है, आप भी उसका हाँ जिक्र हाँ कई बार करते रहे हैं, कि हाँ हाँ हाँ। कविता वो स्वप्न है जो तर्क की उपस्थिति में देखा जाता है। उपस्थित कर जाता हूँ। तो इस वाक्य को ज़रा समझाने में हमारी मदद करें कि कविता और तर्क के बीच में क्या नाता है। कविता को लेकर के अलग अलग मान्यताएं हैं। सारे लोग अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी सोच के हिसाब से उसे परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, और लंबे समय से ये माना जाता रहा है। और
एक बड़ा तबका ये मानता है कि कविता और तर्क में एक बहुत नजदीकी रिश्ता है, जो कि मोटे तौर पर होता भी है। हम अतार्किक किस्म की बातों के आधार पे कविता की रचना नहीं कर पाते या नहीं करते, या अगर करते भी हैं तो वो श्रेष्ठता के उस स्तर को नहीं छू पाती है। जी। लेकिन ये सिर्फ मोटे तौर पर है, क्योंकि कल्पना कविता जिन दो अ, महत्वपूर्ण उपादानों पर टिकी होती है, उनमें से एक है कल्पना और दूसरा है स्वप्न। ये दोनों तर्कातीत होते हैं। आपकी कल्पना में तर्क का कोई योगदान नहीं। आप तर्कों के विपरीत जाके भी कल्पना करते हैं, और जब आप स्वप्न देखते हैं तब भी आप तर्कों को छोड़ देते हैं। तो लंबे समय तक ये मानने के बाद कि कविता का तर्क से बहुत गहरा रिश्ता होता है, खास किस्म के कवि ये भी मानते हैं कि कविता तर्कों के पार चले जाने की, जैसे एक साधारण सा तर्क ये है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। एक मुक्तिबोध की प्रसिद्ध किताब का शीर्षक है चांद का मुंह टेढ़ा है। अब एक तर्कशील तार्किक व्यक्ति के सामने इस पंक्ति को कहा जाए तो इसे खारिज करने के वो कई सारे एवेन्यूज, कई गलियारे निकाल देगा कि चांद का मुंह ही नहीं होता। हुँ। क्या तुमने कभी चांद का मुंह देखा है? क्या तुमने वहां से करीब जाके देखा है कि उसका मुंह टेढ़ा है? तो फिर तो चांद का कोई हाथ भी होता होगा, तो चांद का कोई पैर भी होता होगा। अगर पूरी तरह से बिंबों को हम तर्क के आधार पर जांचने लगे तो हमारी कई कविता, कई उपमाएं, कई बिंब जो हैं वो ढह जाएंगी, ठहरा करके टूट करके गिर जाएंगी। इसलिए तर्क की आराधना में एक कवि को इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहिए कि वो आपकी कल्पना शक्ति को कई बार कुंद करता है। तार्किक होना चाहिए, एक निश्चित सीमा तक आपकी पंक्तियां तार्किक हों, किंतु पूरी तरह से तर्क के सामने सरेंडर करना ये अच्छे और बड़े कवियों की निशानी कई बार नहीं। जी। तर्क कविता को, जैसे अभी मैंने इसी का एक उदाहरण दिया, चांद का मुंह टेढ़ा है, या तुम्हारा मुंह चांद की तरह दिखता है, या मैं तुम्हारे बहुत साधारण सी उक्तियां, चांद तारे तोड़ करके लेकर के आऊंगा, या तुम्हारी झील सी आंखें, या इस तरह की तमाम हम साधारण उपमाएं भी याद करें तो दरअसल उपमाएं कई बार तर्कों को पार करने के बाद, तर्कों को उपेक्षित करने के बाद जन्म। हमारी कल्पना का विस्तार अगर सब कुछ तार्किक होता तो शहरजाद की किताब में उड़ने वाला कालीन नहीं होता, जी। कालीन उड़ नहीं सकता। जी। तब शहरजाद की किताब में चिराग के भीतर जिन्न नहीं रह रहा होता, क्योंकि चिराग के भीतर कुछ नहीं रह सकता। जी। और अगर सब कुछ तार्किक होता तो जिन्न जैसी कोई उपस्थिति भी नहीं होती, क्योंकि जिन्न तर्कों के द्वारा साबित नहीं किया जा सकता। तो मनुष्य कला जो है वो हमारी कलात्मक कल्पनाओं का, कविता, कहानी, साहित्य, ये सब हमारी कलात्मक कल्पनाओं का समुच्चय है। जी। हमारी कल्पना जितनी कलात्मक होती है, हम उतना गहरे पेनिट्रेट करने वाला, दिल में गहरे तक उतरने वाला बिंब रचने में कामयाब होते हैं। तो ये भी एक परिभाषा है तर्क की उपस्थिति में देखा गया स्वप्न। लेकिन मोंताले उसी पैराग्राफ में, जिस पैराग्राफ में उन्होंने इसको कहा है, उसी पैराग्राफ के अंत तक पहुंचते पहुंचते इस बात को काट देते हैं जी। और कहते हैं कि ये परिभाषा संपूर्ण नहीं है, जी। इसे संपूर्ण परिभाषा नहीं मानना चाहिए। जी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप खुशियों के गुप्तचर पे बात हो रही है तो इसी शीर्षक पे जो कविता है उससे हमको थोड़ा परिचित कराएं। खुशियों की गुप्तचर, हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसी कविता है जिसमें खुशियों के गुप्तचर शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। जी। शीर्षक में है खुशियों के गुप्तचर, और खुशियों के गुप्तचर दरअसल एक विषय या एक थीम की तरह यहाँ प्रस्तुत होता है कि इसकी हर पंक्ति में आने वाला चरित्र दरअसल हमारे या किसी न किसी के जीवन में खुशियों के गुप्तचर की तरह प्रस्तुत होता जी। है। एक पीली खिड़की इस तरह खुलती है
जैसे खुल रही हो किसी फूल की पंखुड़ी। एक पीली खिड़की इस तरह खुलती है जैसे खुल रही हो किसी फूल की पंखुड़ियां। एक चिड़िया पिंजरे की सलाखों को ऐसे कुतरती है जैसे चुग रही हो अपने ही खेत में धान की बालियां। मेरे कुछ सपने अब सूख गए, मेरे कुछ सपने अब सूख गए हैं। इन दिनों उनसे अलाव जलाता हूँ, और जो सपने हरे हैं उन्हें बटोर के एक बकरी की भूख मिटाता हूँ। मेरी भाषा का सबसे बूढ़ा कवि लाइब्रेरी से लाया है मोटी किताबें। चौराहे पर बैठ सोने की अशर्फियों की तरह बांटता है शब्द। मेरे पड़ोस की बुढ़िया ने इजाद किया है एक यंत्र जिसमें आंसू डालो तो पीने लायक पानी अलग हो जाता है, खाने लायक नमक अलग। एक माँ इतने ममत्व से देखती है अपनी संतान को कि उसके दूध की धार से बहने लगती हैं कई नदियां, जो धरती पर बिखरे रक्त के गहरे लाल रंग को प्रेम के हल्के गुलाबी रंग में बदल देती। वाह वाह, बहुत सुंदर। ये जी, यहाँ से थोड़ा हम कविता के दूसरे पहलू पे चलते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई बार एक ही विषय को बहुत ज़्यादा मथा जाता है कविता निकालने के लिए, और कुछ विषय कभी नहीं छुए जाते, उन पे कविता कभी नहीं लिखी जाती। तो जैसे कुछ गन्ने होते हैं, उनसे ज़्यादा चीनी बन सकती है, और कुछ गन्नों से रस नहीं निकलता। तो एज अ कवि आपकी क्या अप्रोच रही? आपने क्या उन गन्नों को चूज़ किया जिनमें पहले से बहुत रस था, या फिर उन गन्नों की तरफ गए जिनमें बिल्कुल रस नहीं था और फिर उनमें रस की तलाश की? इसका जवाब देने से पहले मैं एक कविता पढ़ दूं, बिल्कुल। क्योंकि इस प्रश्न का जवाब कहीं न कहीं उस कविता के अंदर ही है, जी। और उस कविता की तरफ कम ध्यान जाता है। वो कविता है मूली। हाँ, मूली। तमाम उम्र मैं एक मजलिस में रहा जहां लोग आपस में बात तो करते, लेकिन सबके भीतर अकेलेपन का निजी अलाव जलता था। तमाम उम्र में एक मजलिस में रहा जहां लोग आपस में बात तो करते, लेकिन सबके भीतर अकेलेपन का निजी अलाव जलता था, जिसकी आंच से ताप लेती थी आत्मा। संतरे छीलने की सुगंध जाने कहां से आ जाती। वाह। धरती कभी कभी बेचैन दिलों की मानिंद धड़क उठती। सारे विद्वान शंख बजा रहे थे, अपने अपने वाद्य यंत्र बजा रहे थे। मेरे पास कोई वाद्य यंत्र नहीं था, सिर्फ एक मूली थी, धवल, उज्जवल। मैंने मुंह से लगाया मूली को और उसे बांसुरी की तरह बजाया। जिन्हें सबने तज दिया था कला की संभावनाओं से विरत मान, ठीक वहीं उपजाई मैंने अपनी कला। अपना संगीत मैंने ऐसे बनाया। बहुत तो अच्छा। कहीं न कहीं आपके उस प्रश्न का जवाब इसके अंदर है जी। कि दो सरणियां होती हैं। एक सरणी जिसका बहुत दोहन किया जाता है, जैसे प्रेम एक थीम है, एक ऐसा विषय है जिसका सभी लोग दोहन करते हैं। और 20वीं सदी के बाद के वर्षों में, 21वीं सदी के इन शुरुआती वर्षों में हिंदी कविता में प्रेम की उपस्थिति मुख्य उपस्थिति की तरह नहीं रही। राजनीति ने प्रेम को रिप्लेस कर दिया। प्रेम हमेशा से कविता के भीतर एक मुख्य उपस्थिति की तरह रहा है, लेकिन हमारे यहाँ की कविता में खासकर 20वीं सदी के बाद के वर्षों में राजनीति मुख्य विषय की तरह आ गई थी, प्रेम मुख्य विषय की तरह नहीं रहा। क्योंकि लोगों ने ये मान लिया था कि प्रेम में अब कलात्मक संभावनाएं नहीं बची। प्रेम में जो भी कलात्मक संभावनाएं बची हैं उनका एक व्यावसायिक या लोकप्रियतावादी पहलू रहेगा। आप कॉमर्शियल तरीके से उस पर बात कर सकते हैं, एक लोकप्रियतावादी कला के दायरे में उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन प्रेम के आसपास कोई साहित्यिक किस्म की रचना लोगों को मुश्किल लगती थी, और लोग उसको
अवॉइड भी करते थे। जी। और मैंने प्रेम को उस समय अपना विषय बनाया जब सबसे ज्यादा राजनीतिक कविताएं लिखी जा रही। तो भले एक विषय अच्छी तरह से मत लिया गया है, लेकिन किस समय आप इसे चुन रहे हैं ये भी बहुत जरूरी होता है। पोएट्री, कला, राजनीति, भाषा, ये सबके साथ टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। आपकी पंक्ति, अच्छी पंक्ति कविता के भीतर एकदम राइट टाइम पर आनी चाहिए, सही समय पर, टाइमिंग। आप रोटी बना रहे हैं, सही समय पे आपको रोटी पलटना है वरना वो फूलेगी। टाइमिंग। आप भाषा के साथ व्यवहार कर रहे हैं, सही समय पे आपको एक सुंदर वाक्य बोलना है वरना आपकी सारी बोली हुई बातें हो सकता है कम असर की हो जाए। इसी तरह राजनीति, आपको टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखना है। कला से जुड़ी हुई ये जो सारी चीजें हैं, इनके साथ टाइमिंग का बड़ा महत्व है। विषयों के साथ साथ विषयों को छूने का एक समय भी होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। जी। कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी तरफ लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता, या लोग उन पर कम से कम कविताएं लिखते हैं, तो ये बात भी सही है कि उनमें कलात्मक संभावनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं, या उन्हें तक पहुंचने के लिए हमें अधिक यत्न साध्य होना पड़ता है, ज्यादा प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो हाल के वर्षों में, खासकर पिछले 10 वर्षों में, मैंने अपनी जो भी थीम्स बनाई हैं, प्रेम, होमोजेनाइजेशन, एलियनेशन, ये सब जो है वैसी हैं कि जिन्हें लगभग पिछले कुछ वर्षों में या तो छोड़ा जाने लगा था, या अवॉइड किया जाने लगा था, या ऐसा माना जाने लगा था कि इनमें ज्यादा गुंजाइश नहीं है। जी। अब मैं आपसे फिर से दरख्वास्त करूँगा, एक कोई अपनी पसंद की कोई कविता इसी संग्रह में से या न्यूनतम में से जिसमें से भी आपको पसंद हो, एक हम लोगों से साझा करें। खुशियों के गुप्तचर की खुशियों के गुप्तचर की मेरी जो प्रिय कविता है, हालांकि ये कहना बहुत रिस्की है क्योंकि अमूमन सारी कविताएं प्रिय होती हैं, लेकिन एक ऐसी कविता जिसे लिखने के बाद एक अलग किस्म का संतोष भी हुआ था, और उस कविता को इसलिए भी सुनाना मतलब बहुत ही प्रासंगिक है कि कल परसों जो खबर आई थी सुशांत सिंह राजपूत की, एक अवसाद से भरी हुई घटना, अवसाद के कारण लिया गया निर्णय, जी। और वैसा अवसाद हम सभी लोगों के भीतर कभी न कभी आता है। जी। कई बार हम उसे पकड़ करके टेम कर लेते हैं, और कई बार वो हमको टेम कर लेता है, वो हमारा शिकार कर लेता है। जी। तो ऐसे ही मूड में लिखी गई थी ये कविता, जो दिल के भीतर की आशाओं को कहीं न कहीं जिलाए रखना चाहती है। जी। बिल्कुल। ये दुनिया अब भी रहने लायक है। वाह। फूटे बर्तनों में भी पानी पिया है तुमने, फटे कपड़ों में भी काटे हैं दिन। फूटे बर्तनों में भी पानी पिया है तुमने, फटे कपड़ों में भी काटे हैं दिन। एक मजबूत इंसान परिस्थितियों को स्वीकार किए बिना भी उन्हें जी के गुजार देता है संकल्प कर। एक लड़की के धोखा देने पर दूसरी ने तुम्हें शरणार्थी की तरह अपने दिल में जगह दी थी, याद करो। वर्जित फल खाने की मासूमियत में मातृभूमि से निकाले गए 2 शरणार्थियों के वंशज हो तुम, कभी मत भूलो। मोगरे से इसलिए नफरत मत करो कि वह गुलाब नहीं है। दुनिया में जितनी क्रूरता है उस हिसाब से कविता अब भी कम है। रचो, बसो। तुम्हारा स्पर्श किसी के अंधेरे दिनों का एकमात्र प्रकाश है। वाह। तुम्हारा स्पर्श किसी के अंधेरे दिनों का एकमात्र प्रकाश है। उसे छुओ, जो कहे कि मेरा दुख तुम्हारे दुखों से बड़ा है, उससे कभी प्रेम मत करो, उससे तरस खाओ। इस पौधे में अभी जान बची है, पानी दो। अभी निकलती रहेगी इस दिल से ठक ठक की ध्वनि। संगीत बजाओ। ये दुनिया अब भी रहने लायक है। अपना नाम वापस मत लो।
सुंदर का स्मरण और सुंदर की कल्पना तुम्हारी मदद करें एक सुंदर यथार्थ रचने में। ये तुम्हारी एकमात्र प्रार्थना हो, ये तुम्हारी एकमात्र प्रार्थना। बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्रासंगिक कविता, मतलब आज के दौर की हम्म, बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक कविता। सुंदर का स्मरण और सुंदर की कल्पना, जी। इससे हम कई बार स्मृतियों के आधार पर भी एक सुंदर यथार्थ रच लेते हैं। लोग कहते हैं कि आप अतीत जीवी हैं या अतीत में जाके बैठ गए हैं, लेकिन कई बार एक सुंदर अतीत की कल्पना करने से भी एक सुंदर भविष्य और एक सुंदर यथार्थ की रचना की जा सकती जी। है। जी। गीत जी, एक और कथन मुझे याद आ रहा है। मैंने पढ़ा था कहूँ या मैंने किसी से सुना था कि कविता जो है वो कवि की भी साधना है और पाठक की भी साधना है। कविता लिखते समय वो कवि की साधना है कि उसको किस तरीके से वो पिरोता है, उसमें किस तरीके से सिद्ध होता है। और जब जब वो कविता अलग अलग पाठकों द्वारा पढ़ी जाती है तो वो उनकी साधना बन जाती है। तो आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि जिस जिस मनोदशा से कवि वो साधना करता है, क्या पाठक भी उसी मनोदशा से कर पाता है या फिर वो उसको और अलग अलग रंग देता है? मेरे ख्याल से वो उसे बहुत सारे अलग अलग रंगों में बांट देता है। एक कवि किस मनोदशा में उस कविता को लिख रहा है, पाठक ठीक उसी मनोदशा के भीतर जाकर के उस कविता को पढ़ रहा हो, ये कहीं से जरूरी है। वेवलेंथ कई बार मिल जाती हैं और कई बार ऊपर नीचे होती है। जब ऊपर होती है तो पाठक कविता के भीतर उन बातों को भी खोज के लाता है जो कवि ने शायद लिखते समय सोची, जी। तो वो ढूंढ के लेकर के आता है, क्योंकि तब वो कविता पाठक की साधना का हिस्सा बन जाती है। और अगर वेवलेंथ नीचे चली गई पाठक की कवि से, तो वो उन बातों को भी नहीं पकड़ पाता है जो कवि ने ऑलरेडी सोची। वॉल्ट विटमैन सुंदर बात कहता था कि कोई भी कविता दो बार लिखी जाती है। एक बार जब कवि ने उसे लिख दिया तब वो लिखी गई, और दूसरी बार जब पाठक उसे पढ़ रहा है तो वो नए तरीके से लिखी। जी। तो एक कविता को अगर 1,000 लोगों ने पढ़ा है तो वो कम से कम 1,000 बार 1,000 नए तरीके से लिख सकता है। उसकी रचना बार 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 होती है, क्योंकि जी। कवि तो लिख करके छोड़ देगा, लेकिन पाठक उसके अंदर एक नया अर्थ खोजेगा, नए किस्म का अर्थ खोजेगा। जैसे हम लोग आज तक कालिदास को पढ़ रहे हैं, मीर को पढ़ रहे हैं, गालिब को पढ़ रहे हैं, उन्हीं शेरों को पढ़ करके हमसे 70 साल पहले जो सीनियर्स हुए थे उन्होंने अलग तरीके से उनको व्याख्यायित किया, और हम आज की तारीख में उन्हें अलग तरीके से व्याख्यायित करने की कोशिश करते हैं, या अर्थ की उन गलियारों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो हम अभी तक नहीं पकड़ पाए। जी। संस्कृत में इसका बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। संस्कृत में साहित्य को शब्दार्थ कहा, शब्द का अर्थ, पदार्थ, शब्दार्थ और पदार्थ ऐसे दो शब्द हैं जिनका साहित्य के गुण, साहित्य के मूल्य या साहित्य के पर्याय की तरह भी कई बार प्रस्तुत किया जाता है। तो एक लेखक जो है वो शब्द है, उसने शब्द प्रस्तुत कर दिया। पाठक जो है वो अर्थ है। लेखक अर्थ का प्रस्ताव कर सकता है लेकिन अर्थ दे नहीं पाता, कई बार उसे अर्थ हमेशा पाठक देता है किसी रचना को। कई बार होता है ना कि एक बार वेरा पावलोवा से किसी ने पूछा कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुष्पक्ष क्या है, तो उसने बहुत सिंपल सा जवाब दिया था कि जो मैं कहना चाहती हूँ उसे आप ठीक ठीक उसी तरह से जब नहीं समझते हैं तो मेरा एक कवि का दुष्पक्ष बन जाता है। जी। यानी एक बहुत बड़ा संकट ये होता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ क्या वो ठीक ठीक आप तक पहुंच रहा है। यानी शब्द और अर्थ दोनों एक ही धरातल पर साथ साथ खड़े हो रहे हैं कि नहीं खड़े हो रहे हैं। अगर ऊंचे धरातल पर खड़ा हो जाता तो किसी को कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर कम समझा जाए कम समझा जाए तो समस्या शुरू हो जाती है। तो कविता कई सारे स्तरों पर, कई सारे व्यवधानों के बाद कई सारे मुकामों पर रची जाती है, और 2000 साल पहले रच करके
कंप्लीट कर दी गई पोएट्री भी जब हम आज नए तरीके से पढ़ते हैं तो उसको एक तरह से रच रहे होते हैं, उसका नए तरीके से संधान कर रहे होते हैं। एक्सप्लोर करना ही तो सबसे बड़ी बात है ना। जी, हम जिंदगी में एक्सप्लोर करते हैं, हम अन्वेषण करते हैं, तो अर्थों का अन्वेषण, रचना के भीतर छिपे हुए अर्थों का अन्वेषण। इसलिए कवि और पाठक की ये जो द्वय है, ये जो युग्म है, इसमें कई बार पाठक अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, पाठक अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ग्रहण तो वो करेगा, हुँ, ग्रहण उसे करना है, तो उस तक कोई चीज पहुंच सके, इस बात का ध्यान रखते हुए शब्द की रचना करने की कोशिश ज्यादातर कवि करते जी। बहुत बहुत अच्छी तरह आप समझा रहे हैं चीज़ों को। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये मेरी बहुत पसंदीदा कविता है इसी संग्रह में से, जिसका उन्वान है उपहास के बाद। हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत ये कलात्मक राजनीति, कलात्मक परिदृश्य, परिवेश है कहाँ की। जी, ये पेज नंबर 93 पर है। 93 पर। हाँ, ये नहीं बिल्कुल 93 पर। उपहास के बाद, और ये ना एक इसके पीछे ना हेमिंग्वे की एक पंक्ति भी है। देखिए कई बार होते हैं ना, पंक्तियां छिपी हुई होती हैं या कहीं भी एक पंक्ति आपके अनुभवों से जुड़ जाती है। हेमिंग्वे नए लेखकों को जब सलाह देते थे तो वो कहते थे कि डरो, हिचको मत, चिंगारी सीखो। क्यों? क्योंकि जब भी तुम लिखने की शुरुआत करोगे तो वो सब लोग तुम्हारी सराहना करें, हाँ। तुम्हारी तारीफ करके तुम्हें प्रोत्साहित करें। लेकिन जैसे ही तुम अच्छा लिखने लग जाओगे, वही लोग तुमको मार डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको तुम्हारे लिखने से कोई समस्या नहीं, उनको समस्या है तुम्हारे अच्छा लिखने, जी, उनको समस्या है तुम्हारे इफेक्टिव हो जाने। बिल्कुल। वहां पे राजसत्ता लेखक से नहीं डरती, राजसत्ता एक इफेक्टिव लेखक से डरती, किसी भी किस्म की, चाहे साहित्यिक राजसत्ता हो चाहे राष्ट्रीय। जी, तो तो वो पंक्ति इस कविता के भीतर कहीं, क्योंकि मेरे भी अनुभव लगभग ऐसे रहे हैं, तो वो पंक्ति कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में काम करती जी। है। उपहास के बाद, पहले वे तुम्हारा स्वागत करेंगे, गले लगाएंगे, जब तुम स्थिर होकर सोफा पे बैठ जाओगे वे खुद चाय पिएंगे और तुम्हारी उपेक्षा करेंगे। तुम कुछ बोल पाओ उससे पहले ही वे तुम्हें पीटना शुरू कर देंगे। उनमें से एक हाथ बढ़ाकर तुम्हें उठाएगा ताकि दूसरे तुम्हें धक्का मारकर गिरा देने फिर सब एक साथ हंसने लगेंगे, तरह तरह से हंसेंगे, किस्म किस्म से हंसेंगे, कखौरियां खुजाते हुए हंसेंगे, लोट पोट होते हुए हंसेंगे। तुम धीरे धीरे खड़े होगे, तुम्हारी रीढ़ अब भी सीधी है, ये देख के उन्हें अचरज होगा। फिर तुम वहां से चले जाओगे, वे खुद को हारा हुआ जानेंगे और तुम पे फिर हंसेंगे। स्वागत, उपेक्षा, पिटाई, उपहास, समकालीन वाहन के चार पहिए। स्वागत, उपेक्षा, पिटाई, उपहास, समकालीन वाहन के चार पहिए हैं। तुम्हारे चले जाने के बाद वे तितर बितर हो जाएंगे। बाथरूम की लाठी पे अकेले बैठ, उकड़ू बैठ, उनमें से हर कोई दुबकता रहेगा देर तक और सोचता रहेगा, इतने दिनों तक दूसरे पे हंसने के बाद खुद पे रोने की ये इच्छा हम बहुत चली क्यों? वाह! इतने दिनों दूसरे पर हंसने के बाद खुद पे रोने की ये इच्छा हम बहुत चली क्यों? चली क्यों नहीं जाती। वाह! बहुत खूबसूरत। हाँ। ये जी, शुक्रिया। अब थोड़ा अलग तरह से देखते हैं इसी परिदृश्य को। अ, दो तरह की मौलिकता, जितना मैं समझ पाया हूँ, मुझे लगता है। एक मौलिकता है हाँ, जो विचारों की मौलिकता है, कि आपके विचार कितने मौलिक हैं, और दूसरा है कि शाब्दिक रूप से कितनी मौलिक आपकी रचना है।
तो आपको क्या लगता है कि कोई रचना वैचारिक और शाब्दिक दोनों रूप से मौलिक होती है, या फिर उस पर हमेशा पूर्वजों का एक छाप, एक परछाई हमेशा रहती है? और अगर ऐसा है तो फिर आप पर किन पूर्वजों की परछाई सबसे ज़्यादा? मौलिकता का जो विचार है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक, संकट में डालने वाला विचार है, क्योंकि मौलिक तो, अब अगर भारतीय मिथोलॉजी को ध्यान रखें तो महादेव स्वयंभू है। जो स्वयंभू है केवल वही मौलिक हो सकता है। आदि शक्ति मौलिक है, जो स्वयंभू है केवल वही मौलिक हो सकता है। बाकी सब लोग तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से जन्मे हैं। जी। अगर कोई किसी न किसी से जन्मा है तो मौलिक है। मौलिकता अलग अलग तरीके से देखी जा सकती है, कला में, साहित्य में। मौलिकता की जो अवधारणा है वो बहुत अलग तरीके से काम करती है। जैसे एक मनुष्य के रूप में क्या हम मौलिक हैं? कई बार हम ये सवाल खुद से पूछ सकते हैं, क्या हम एक मौलिक संरचना है? नहीं। मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया, उसमें मेरे पिता का योगदान था। तो मेरा पूरा शरीर जो है मुझे मेरी माँ और पिता द्वारा दिया गया है। तो मेरा चेहरा जो है वो पिता जैसा दिखता है, आंखें जो है माँ जैसी दिखती हैं, होंठ जो है वो पिता जैसे दिखते हैं। और ये जो मेरे बोलने का तरीका है, ये दूर के रिश्ते का मेरा एक मामा था जिसको मैं आज तक मिला नहीं। बोलने का मेरा तरीका उसके जैसा दिखता है। कहाँ गई मौलिकता की अवधारणा? मैं कहीं न कहीं अपने पिता और माता का कंबाइंड ज़ेरॉक्स हूँ, एक कंबाइंड फोटोकॉपी हूँ। दोनों को फ़ोटोशॉप में मिला के मॉर्फ कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। तो क्या है ये मौलिकता? दरअसल मौलिकता, खासकर कला के संदर्भों में, मौलिकता एक तरह का एक तरह की यौगिकता होती है। यौगिकता मतलब एक तरह का कंपोजिट होता है कि दो विभिन्न चीजों को मिला करके बनाई गई चीज वो तुम्हारे लिए मौलिक हो सकती है। जैसे फ्रांस में दादाइज्म चला और उसी के साथ में सररियलिज्म चला। तो कुछ कलाकारों ने कुछ गुण दादाइज्म से लिए, कुछ गुण सररियलिज्म से लिए और कला का एक नया मूवमेंट खड़ा कर दिया। और वो मूवमेंट अपने आप में मौलिक जैसा दिखने लगता है, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं से उसके गुण लिए गए हैं। जिस भाषा में हम काम करते हैं, जिस भाषा में मैं आपसे और आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरी मौलिक भाषा है? क्या वो भाषा आपकी मौलिक भाषा है? नहीं, भाषा किसी की मौलिक नहीं है, क्योंकि भाषा भी हमने एक परंपरा के ज़रिए ही प्राप्त की है। भाषा भी हमने दूसरों से प्रभावित होकर, दूसरों को नक़ल करके, दूसरों को लिखते हुए देख करके। जब हम छोटे होते हैं ना, 3-4 साल के स्कूल में जब जाते हैं, तो टीचर सबसे पहला काम हमको क्या करवाते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं क, और आपसे कहते हैं इसकी नक़ल करो। यानी भाषा आप सीखते ही तब हो जब आप नकल से शुरुआत करें। या आपकी मम्मी आपका हाथ हाथ में लेकर के पेंसिल से खुद लिखवाती है क, वो भी दरअसल एक बाहरी मदद है। जी। तो मौलिकता की अवधारणा यहाँ आके संकट कर जाती है, क्योंकि कविता, कहानी, पेंटिंग, राग, संगीत में देखिए आप एक ही राग गा रहे हैं, 2000 साल से लोग एक ही राग गा रहे हैं। राग को गाया कैसे, इसमें एक मौलिक प्रभाव होता है। उसी तरह हम भाषा एक पुरानी लेकर के चल रहे हैं, परंपरा से लेकर के चल रहे हैं। विचार भी हम पुराने परंपरा से प्राप्त करके चल रहे हैं। अनुभूतियाँ हमारी वही हैं जो पहले आदिम मनुष्य ने महसूस की होंगी। उससे अलग हम कोई अनुभूति नहीं अनुभूत कर पाते हैं। हमारी जितनी, अगर हम 101 तरह की फीलिंग्स को अनुभूत करते हैं, तो हमारे उस आदिम पुरखे ने भी 101 तरह की फीलिंग्स की होंगी। जी। क्योंकि मनुष्यता ने इतने वर्षों में, लाखों वर्षों में एक एक्स्ट्रा फीलिंग अपनी तरफ से मौलिक नहीं बनाई, वो भी वहीं से परंपरा से आ रही है। तो जब आप कविता में, कला में, साहित्य में इन सारी बातों को टैकल कर रहे होते हैं, तो मौलिकता सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस जगह पे खड़े होकर, क्योंकि जगह ये इम्पोर्टेंट। दृश्य सभी को एक जैसा दिख रहा है, लेकिन आप जिस जगह पे खड़े हैं वहां सिर्फ आप खड़े हैं। आप 45 डिग्री के एंगल पे खड़े हैं, आप इतनी हाइट पर खड़े हैं,
तो उस जगह पे सिर्फ आप खड़े हैं, आपका इंडिविजुअल खड़ा है। तो एक इंडिविजुअल के रूप में आप पूरे दृश्य को कैसे देख रहे हैं, वो है आपकी दृष्टि, और ये आपकी निजी होती है, और यही आपकी चीज़ों में एक मौलिक फर्श लेकर के आती है। जी। कई सारी चीज़ें जैसे डिक्टेट किया जाता है, प्रॉम्प्ट किया जाता है, एक विषय दे दिया जाता है कि चलिए आज आप कबूतर पे लिखेंगे। हुँ। कबूतर एक है, लेकिन उस पे लिखने वाले 10 लोग 10 अलग-अलग तरीके से लिखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि अलग है। जी। अनुभवों से बनी हुई दृष्टि, स्मृति से बनी हुई दृष्टि, कल्पना से बनी हुई दृष्टि, भाषा पर पकड़ से बनी हुई दृष्टि, परिवेश से बनी हुई दृष्टि, ये सारी दृष्टियाँ मिल करके एक अलग आपको आयाम देती हैं चीज़ों को देखने का। मौलिकता आपकी दृष्टि में होती है। बाकी ये बात तो है कि जितनी अनुभूतियाँ आप कविता में लिखते हैं, जितनी अनुभूतियाँ आप कहानी में लिखते हैं, वो सब कहीं न कहीं आपका कोई न कोई पूर्वज लिख के जा चुका है। हो सकता है कि आपने ना पढ़ी हुँ। हो सकता है कि और लोगों ने ना पढ़ी हो, लेकिन वो बातें कहीं न कहीं हो चुकी हैं। आप एक तरह से उन अनुभूतियों को दोहरा, तो भाषिक शाब्दिक संरचना आपकी अपनी हो सकती है, और दृष्टि आपकी अपनी हो सकती है चीज़ों को देखने की। जी। इसके बीच में आप अधिकतम जो करें, मुख्यतः नकल न की जाए क्योंकि वो मौलिकता की सबसे बड़ी शक्ति है। जी। मौलिकता की अवधारणा की भी सबसे बड़ी शक्ति है। कोशिश की जाए अपनी दृष्टि को ताज़ा बनाने की, ये मुझे महसूस। जी। अ, ये जी अगला सवाल जो मेरा है, जो मेरी जिज्ञासा है, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप वो कविता पढ़ें जिस पर ये सवाल आधारित है। तो वो कविता है अपराधी ईश्वर। तो हाँ, हाँ, आप एक बार अपराधी ईश्वर हम लोगों के लिए पढ़ें, उसके ज़रूर, बाद ज़रूर, मैं ज़रूर। जो है उस सवाल की जो मैं बस उस सवाल की भूमिका तैयार कर रहा हूँ। उनका अपराधी ईश्वर। अब एक व्यक्ति है जो अपना बयान दे रहा है ना? अपराधी ईश्वर। सच बताऊं, स्वर्ग की दीवार पे खड़ा होकर मैं नीचे झांक रहा था, तभी किसी ने मुझे धक्का मार के गिरा दिया। यूं मैं इस धरती पे आया। एक औरत सूप में रख के चावल पछोर रही थी। उसके संगीत ने मुझे किसी गेंद की तरह लोक लिया, और मैं चोट से बच गया। मैंने देवदूतों को आवाज लगाई। मैंने देवदूतों को आवाज लगाई, पर उन्होंने मुझे वापस स्वर्ग ले जाने से इनकार कर दिया। बोले, इसका कुछ नहीं कर सकते, इसे जिंदगी का रोग है। अजीब पगलेट था वो। वहां स्वर्ग में जब कभी ईश्वर किसी को दंड देने के लिए अपनी तलवार निकालता, या उस पे जंग बन के चिपक जाता था, तंग आके खुद ईश्वर ने इसे धक्का दिया। जी। अजीब पगलेट था वो। वहां स्वर्ग में जब कभी ईश्वर किसी को दंड देने के लिए अपनी तलवार निकालता, या उस पे जंग बन के चिपक जाता था, तंग आके खुद ईश्वर ने इसे धक्का दिया। जी। तो बहुत खूबसूरत कविता है, और इसको पढ़ने के बाद जो प्रश्न हो सकता है कि वो प्रश्न आपके भी दिमाग में आया हो। मैं दो बहुत बड़े साहित्यकारों का यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा। एक है फ्रांज काफ्का और दूसरे हैं होमर। तो होमर अपनी पुस्तक ओडिसी में लिखते हैं कि जो भगवान हैं, जो गॉड हैं हमारे, वो हमें जितना दुख देते हैं, उस दुख को हम और बड़ा करके अपने दुख को बड़ा बना लेते हैं। वो दुख जितना बड़ा नहीं होता, उससे ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। तो जो अपराध बोध है, वो हम हमेशा ईश्वर के कंधे पे रखते हैं, कि हम अपना सारा ब्लेम उस पे रखते हैं। ये होमर कह रहे हैं ओडिसी में। और काफ्का जो है वो ईश्वर को अपराधी बता रहे हैं अपनी कई रचनाओं में। तो ये जो विरोधाभास है कि एक कवि जो है ईश्वर को अपराधी घोषित कर रहा है, और होमर जो है वो अपराध को और अपराध भाव को अलग अलग करके, कि हम खुद उस अपराध भाव से इतना ग्रसित हैं कि हमको एक आदमी चाहिए ब्लेम करने के लिए, तो हम उसको ईश्वर पे रख रहे हैं।
तो ये जो विरोधाभास है, इसको इस कविता से आप कैसे देखते हैं? ये मनुष्य के साथ एक मनुष्य के बुनियादी स्वभाव के साथ ही ये बात जुड़ी हुई है। जैसे अपराध या प्रेम करना, मनुष्य और धर्म का जो रिश्ता है, तो यहाँ पे केवल इन्हीं दो बातों से बहुत अच्छी तरह से व्याख्यायित हो सकता है कि जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो आप तुरंत धन्यवाद देते हैं। हे हुँ, ईश्वर, तेरे कारण मुझे ये मिला। हे ईश्वर, अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया है। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह सबसे बड़ा अ, रहीम है, इसने मुझे ये दिया है। ईश्वर ने मुझे ये दिया है। यानी कुछ अच्छा मिलेगा, उसका क्रेडिट मनुष्य ईश्वर को देता है, क्योंकि धर्म के कारण ईश्वर के साथ उसका एक ऐसा रिश्ता बना हुआ है। जी। तो जब कुछ बुरा होता है, उसका ब्लेम ईश्वर को देने में क्या बुराई? क्योंकि हमें अंततः एक कंधा चाहिए, हाँ, हमें एक सहारा चाहिए, हमें हंसने के लिए एक सहारा चाहिए और हमें रोने के लिए एक सहारा चाहिए। जो ईश्वर की अवधारणा है, दरअसल उसी एक सार्वजनीन कंधे की तरह है, जिस पर टिकने के लिए आपको किसी की अनुमति नहीं है। आप उस कंधे पर मनुष्य उस कंधे पर जाकर टिक सकता है, अपने सुख के क्षणों में और अपने दुख के क्षणों में। दोनों किस्म के लेखक होते हैं। लेखकों में भी दोनों किस्म का होता है। काफ्का बेहद आधुनिक है और व्यक्ति की वो व्यक्ति की सत्ता को सबसे ऊंचा मानते हैं और ईश्वर को दरअसल सत्ता का ही प्रतिरूप मानते हैं हुँ, और किसी भी किस्म की सत्ता से आक्रांत होते हैं। और ऐसे लेखक हैं जो दरअसल सारी बुराइयों की जड़ कहीं न कहीं सत्ता के उस खेल में ढूंढता है, जो कि कई बार सही होती है। कि सत्ता के खेल में बुराइयों की जड़ छिपी हुई होती है। यदि सत्ता के खेल को सही तरीके से खेला जाए तो बहुत सारी बुराइयों को मिटाया जा सकता है। इसलिए ये बात सही भी है, काफ्का का अनुभव संसार गलत भी नहीं है। किंतु ईश्वर को भी उसी सत्ता की तरह देखते हुए, उस अदृश्य सत्ता की तरह, जैसे कैसल में एक चरित्र है जो महल के अंदर बैठा हुआ सर्वशक्तिमान राजा जैसा चरित्र है और वो जो है किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके हुक्म आते हैं और उसके हुक्म को क्या वो आदेशों के अनुसार जो है सारा का सारा काम उस महल में चलता है। जी। तो वहां पे भी उन्होंने उसको इस तरह का बना दिया है। सत्ता के साथ आपका व्यवहार किस तरह से होगा, कई बार इस पर भी निर्भर करता है कि आप ईश्वर के साथ उस रिश्ते को कैसे जोड़ते हैं। होमर बेहद पुराने समय के थे और हेलेनिस्टिक धर्म में, जो यूनान में ईसाइयों के आगमन से ईसाई धर्म स्वीकार करने से पहले उनके यहाँ जो धर्म चलता था उसे हेलेनिस्टिक कहते थे। होमर हेलेनिस्टिक धर्म में बहुत गहरे तक जुड़े हुए थे और वहां पर ग्लानि को या अपराध बोध को कोई बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती। हुँ, कई बार तो जो यूरोप में कहा जाता है ना, यूरोप में एक लंबी परंपरा इस बात की रही है कि कविता के भीतर ग्लानि और अपराध बोध नहीं आना चाहिए। लेकिन 20वीं सदी की यूरोपीय कविता इसलिए भी बहुत अलग कविता रही और अपने समय से पहले की अलग कविता इसलिए रही क्योंकि अपराध बोध और ग्लानि को उसने एक गुण की तरह अपने भीतर विकसित कर लिया। और जी। इसलिए भी ये था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका यूरोप ने बहुत गहराई से देखी। उस विश्व युद्ध की शुरुआत में यूरोप का ही योगदान था। तो उस विभीषिका के साथ कहीं न कहीं यूरोप अपने आप को कनेक्ट भी कर पा रहा था। तो संवेदनशील कवि एक खास किस्म की ग्लानि में गए थे, एक खास किस्म के अपराध बोध में भी उसके लिए गए थे। कुछ ने ईश्वर को ब्लेम किया। 20वीं सदी में ईश्वर को ब्लेम करना या ईश्वर को क्रेडिट देना, इसकी इसका चलन भी बहुत कम रहा है। हुँ, का चल ईश्वर को कई बार एक मूक दर्शक की तरह या उस चरित्र की तरह कविता में लाया जाता है कि जो बातें कवि अपने मुंह से नहीं कह पा रहा है, वो ईश्वर एक चरित्र की तरह आकर के उसके अंदर कह दे। कई बार इसको भी कविता के भीतर ईश्वर कई बार एक एक ऐसे चरित्र की तरह होता है जिसके मुंह से आप कुछ कहलवा सकते हैं, कुछ न कुछ कर सकते हैं। जी। यहीं पे एक बहुत दिलचस्प सवाल का एक दिलचस्प पहलू था। आपके इस सवाल से मुझे याद आया कि पिछले सवाल में वो वाला हिस्सा छूट गया। मैं सिर्फ 2 या 3 पंक्तियों में उसका जवाब दूँ।
जी, जिन लेखकों ने मुझे प्रभावित जी, किया, जी, जिनकी जिनकी पंक्तियों का मुझ पर बहुत गहरा असर है, या जिनकी पंक्तियां मुझे मेरी संरचना को कहीं न कहीं से एक आकार देती हैं। तो मीर तकी मीर, काले कालिदास, कोमल कांते, ये तो मैं इनका नाम बार-बार लेता हूँ। काफ़्का ऐसे लेखक हैं जिनकी पंक्तियाँ मेरे कई बार ऐसा लगता है कि वो मुझसे संवाद करती हैं। काफ़्का को पढ़ने वाले ज़्यादातर लोगों का काफ़्का की पंक्तियाँ, होमर के, बोरहेस की पंक्तियाँ, जेम्स जॉयस की पंक्तियाँ, नबोकोव की पंक्तियाँ, इनका लिखा हुआ, नेरूदा है ही, एडम ज़गाएवस्की, चेस्वाव मिलोश, ज़िबिग्नेव हरबर, ये कवि, और हिंदी में हजारीबाग द्विवेदी और एक गद्यकार हैं कृष्णनाथ। कृष्णनाथ की भाषा और कृष्णनाथ की पंक्तियाँ, उनसे मैं बहुत गहरे प्रभावित रहता हूँ, और मैंने कई बार, मैं पिछले 20 साल से कृष्णनाथ को पढ़ रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नौजवान मित्रों को मैंने प्रेस्क्राइब भी किया है कि अगर तुम अच्छी हिंदी लिखना चाहते हो तो कृष्णनाथ को खोज लो, जी, क्योंकि वो आपको बता देते हैं कि छोटे वाक्य में सौंदर्य कैसे करना है। जी, जी। ये जी एक एक पंक्ति जो मैंने आपकी कविता में पढ़ी, वो है एक सुंदर स्त्री और एक मेहनतकश पुरुष। हाँ, ये पंक्ति 2 बार आई है। एक बार शायद न्यूनतम मैं भी मैंने पढ़ी है, और फिर ये हाँ, खुशियों के गुप्तचर में दोबारा ये पंक्ति मेरे सामने से गुज़री। तो हम्म, हम्म, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सुंदर स्त्री और मेहनतकश पुरुष क्या अलग-अलग कविताओं के साथ ही इसके रेफ़रेंस बदल जाते हैं, या ये स्त्री और पुरुष सेम रहते हैं आपके हिसाब से, आपकी ज़िंदगी के? मेरी जिंदगी के हिसाब से तो वो निश्चित ही मेरी माँ और मेरे पिता हैं। जी, जब भी मैं उन्हें याद करता हूँ या किसी कविता में अपने जन्म से जुड़ा हुआ कोई किस्सा बयान करने की कोशिश करता हूँ, तो एक सुंदर स्त्री और एक मेहनतकश पुरुष ये बार-बार ये आ जाते जी, हैं। 2 कविताएँ ऐसी हैं जो संग्रहित हैं, उनमें हैं। जी, कुछ कविताएँ ऐसी हैं जो संग्रहित नहीं है लेकिन उनमें भी कुछ एक बिंब, कुछ एक संबोधन मुझे बहुत पसंद है, और वो आगे भी आते रहेंगे। जैसे ये संबोधन आगे भी आता ही रहेगा, जी, जब भी मैं माँ और पिता को याद करूँगा। जैसे मैं अपने एक सीनियर राइटर को जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था और जिन्होंने मुझे बहुत सारा लिटरेचर पढ़ने के लिए प्रेरित किया था, सूर्यदेव उपाध्याय, उनका नाम कोई बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन वो मुंबई के बहुत बुजुर्ग कवि थे। जब मैं उनको याद करता हूँ तो मेरी कविता में एक पंक्ति आती है, मेरी भाषा का सबसे बूढ़ा कवि। जी, क्यों? जब मेरी उनसे मित्रता हुई थी तो वो 80 साल के थे और मैं 18 साल का था। तो ये था, तो मैं उन्हें याद करता हूँ तो मेरी भाषा का सबसे बूढ़ा कवि। मुझे अपने बचपन का एक पेड़ बहुत पसंद है, आप कभी ध्यान देंगे, जिस तरह से ये आपने पंक्ति बताई है, उसी तरह से एक पंक्ति है, एक मौन पेड़ मुझे देखता रहता जी, जी, है। न्यूनतम मैं में ही ये कविता 2 कविताओं, ये पंक्ति 2 कविताओं, जी, वही एक ही पंक्ति 2 अलग-अलग कविताओं में इस्तेमाल की हुई है, और वो एक ही किताब में है कि मैं एक मौन पेड़ मुझे देखता रहता है, चाहे कितना भी दूर क्यों न चला जाऊँ। तो मेरे बचपन का वो एक पेड़ है जो हमारे घर के ठीक सामने हुआ करता था, और मैं उसे रोज़ देखता रहता था। वो मौन रहता था, और मैं अपने बचपन से बहुत दूर आ गया हूँ। हुँ, बम्बई छूट चुका हूँ, पता नहीं किन-किन दूर-दराज के शहरों में जाके रह रहा हूँ, लेकिन वो मौन पेड़ अब भी मुझे देख रहा है। ये बात मैं महसूस कर पाता हूँ जब मैं अपनी स्मृति और कल्पना और आँख बंद करके उस समय में पहुँचता हूँ। तो जी, कुछ एक पंक्तियाँ, कुछ एक बिंब, जी। दोस्त बिंब हैं, वो बार-बार आएँगे। जी, जो इस बिंब का आपने ज़िक्र किया सबसे बूढ़ा कवि, अगर आप मुझे ये अभी ना बताते तो मुझे ये हमेशा से गजानन मुक्तिबोध लगते रहे। मुझे लगता रहा कि ये हमेशा मुक्तिबोध का ही यहाँ पे आ रहा है। और आपकी जो हाँ, हाँ। इसमें जो कविता है अस्पताल में आगंतुक, उसमें भी हाँ, मुझे हाँ। लगता है कि वो गजानन मुक्तिबोध हैं या कौन हैं, क्योंकि आप उनका ज़िक्र एक सेपरेट कविता भी है गजानन मुक्तिबोध के ऊपर, और एक ये अस्पताल में आगंतुक भी है। तो अगर आप अस्पताल में आगंतुक पढ़ दें तो बहुत। इसी में है, खुशियों से गुप्तचर में। जी, एक पेज नंबर 118। 118, अच्छा, अंत में है वो छोटी-सी जी, कविता है, जी, 118। हाँ, आहाहाहा! आहा, आहा! अच्छा, ये वाली कविता है। हाँ, लगभग इसमें कहीं न कहीं मुक्तिबोध है, कहीं न कहीं श्रीकांत वर्मा हैं, कहीं
हमारा कहीं गालिब है, ये एक मिला-जुला एक पोएटिक पर्सोना बना हुआ है जी, इसमें जी। कि जाते-जाते पलट के देखा उसने, रुकते-रुकते चहक के पूछ लिया, "क्यों मियाँ आशिक़, इतने बरस जी लिए, ज़िंदगी का क्या किया?" सबकी नज़रें बचा के उससे नज़रें मिलाईं, बिना अटके तन्न से बोल दिया, "एक रोटी कमाई, मिल-बाँट के खाई और खुश हूँ कि गालिब का एक शेर आधा तो समझ लिया, वाह! गालिब का एक शेर आधा तो समझ लिया।" वाह! तो कहीं न कहीं वो गालिब के साथ वो प्रेम भी है। मीर और गालिब के साथ में एक अलग किस्म का प्रेम है। गालिब और मीर ऐसे चमत्कारी कवि हैं कि आप ज़िंदगी पूरी लगा दीजिए और आप उनको पूरे था नहीं पा सकेंगे, पूरे नीचे तक पहुँच नहीं पा पाएँगे। जब आपको ये लगेगा कि आपने गालिब को समझ लिया, अचानक से किसी एक नई परिस्थिति ने आके आपको एक नया अर्थ दे दिया। बिल्कुल, अरे वही पंक्तियाँ आप सुख के क्षणों में भी कोट कर सकते हो और दुःख के क्षणों में भी बिल्कुल, कोट कर सकते हो। बिल्कुल। क्या शब्दार्थ है, यही तो शब्दार्थ है। बहुत खूबसूरत। जो बात मैं कह रहा हूँ उससे आगे जाकर के पाठक सोच रहा है या जी, जो वो कह रहे हैं उससे आगे जाके हम सोच रहे हैं। जी। तो अब यहाँ से जो है मैं थोड़ा जो आपकी कविताओं में जो लाइनें आई हैं उनके जो मैं जितना उन्हें मैं समझ पाया और उनका जो ऐतिहासिक परिदृश्य मैंने अपने दिमाग में सोचा, तो यहाँ के बाद मैं थोड़ा सेल्फिश हो जाऊँगा और जो चीज़ें मुझे जिस हिसाब से लगी मैं उनको आपके सामने उसी तरीके से रखूँगा। ज़रूर सर, हाँ। तो एक जो आपका मतलब मैं कहूँगा सिग्नेचर लाइन बन चुकी है, जिस जो हर हर जगह कोट होती है, चाहे आपको क्रेडिट मिले चाहे ना मिले, वो पंक्ति है कि प्रेम में डूबी स्त्री का चेहरा बुद्ध जैसा लगता है। तो ये पंक्ति सुनने में भी आसान है, पढ़ने में भी आसान है, बहुत बहुत मामूली सी पंक्ति जान पड़ती। लेकिन मैं कुछ दिन पहले ज़ोरबा द बुद्धा पढ़ रहा था, जो रजनीश ने लिखी है, जिसमें वो ज़ोरबा और बुद्धा को मिला करके एक नए मानव की परिकल्पना कर रहे हैं। उसमें उन्होंने लाओ त्से को कोट किया था और लाओ त्से ने बोला था कि बुद्धत्व का जो सबसे प्रामाणिक मार्ग है वो स्त्रैण मार्ग है। और इस पंक्ति को जब मैंने पढ़ा, दोबारा पढ़ा, जैसे आपने कहा कि दोबारा आता है आदमी, तो जब मैं दोबारा इस पंक्ति पर आया लाओ त्से की उस पंक्ति के बाद, तो मुझे ये पंक्ति और ज़्यादा खूबसूरत लगी और ज़्यादा मायनों से भरी लगी। तो इस पंक्ति को लिखने के पीछे आपका क्या मकसद था कि क्या जो बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, जो न मुस्कान है, न भय है, न क्या है वो? तो आप उसको कैसे देखते हैं और आपने उसकी परिकल्पना स्त्रैण क्यों की? बुद्ध के चेहरे पर तथता है। इसको हम एक शब्द अगर हिंदी में देना चाहें तो उसे कहेंगे तथता। तथता को जिसने प्राप्त कर लिया वही कहलाया तथागत। तथता, ये बुद्ध ने इस शब्द की व्याख्या में कुछ अच्छे-अच्छे उदाहरण भी दिए हैं, कुछ अच्छे वाक्य भी दिए हैं। जो जैसा है वैसा। वो वैसा, जी, पिछले क्षण में कुछ और था, अगले क्षण में कुछ और होगा, लेकिन जो जैसा है वो वैसा है। ये क्षणवाद का सिद्धांत। तो वो चेहरे पर तथता है। बुद्ध के साथ ग्रहण कल्पनाएं या ग्रहण गुणों की कल्पनाएं ये भी कोई नई नहीं है, लाओ से कर चुके हैं। बुद्ध की उनके समय में कोई चित्र नहीं बनाया गया था, लेकिन बाद के बरसों में जब चित्रकारों ने उन्हें बनाया, राम को आप देखेंगे तो वो बलिष्ठ तीर चलाते हुए आपको दिखेंगे कि राम का योद्धा रूप है। राम में भी प्राण चलता है, राम में भी एक अलग किस्म की कोमलता है, किंतु वो दिख जाता है। दूसरे लोगों में, दूसरे चरित्रों में वो बलिष्ठपना दिख जाता है, लेकिन बुद्ध में शुरू से अब तक एक कोमलता, एक प्रेम, 3000 साल पुरानी मूर्ति, 2000 साल पुरानी मूर्ति जो कुषाण कालीन मूर्तियां हैं अफगानिस्तान और गांधार और यहाँ वहाँ सब फैली हुई हैं, अगर उनको भी जाके इंटरनेट पे देखा जाए तो उनमें खास किस्म की प्रैणता, चेहरे पर कोमलता। बुद्ध हिंसा से भरे हुए समय में अहिंसा की बात करते हैं और अहिंसा शायद मनुष्य के कोमलतम भावों में से एक। प्रेम के साथ अहिंसा
मनुष्य की कोमल संरचना बनाता है। तो इसलिए एक स्त्रैण बुद्ध को उस स्त्रैण रूप में देखने की एक परिपाटी चूंकि पहले से भी रही है, मेरे भीतर भी वही। चाइना में तो एक लेडी बुद्धा है, तो जी। स्त्रैण बुद्धा। चाइना में एक परंपरा, एक कल्पना ये की गई कि बुद्ध का एक स्त्री के रूप में अवतार भी हुआ था और एक स्त्री बुद्ध अलग। तो खैर, बुद्ध का स्त्री के साथ ये संबंध ये तो दिखता ही है। दूसरी बात है कि वो एक निजी पंक्ति थी, निजी अनुभवों से निकल के आई हुई पंक्ति थी। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि वो बुद्ध की सर्व कल्याणकारी प्रेम की भावना के साथ भी जुड़ी हुई पंक्ति थी। जिन निजी क्षणों में वो लिखी गई थी, वो एक अनुभूति ये हुई कि जिस स्त्री के साथ मैं प्रेम कर रहा हूँ, वो सिर्फ मेरे कल्याण की नहीं, समस्त कल्याण की कल्पना करती है, समस्त संसार के कल्याण की कल्पना करती है, और वो प्रेम में डूबी हुई है। और ऐसी कल्पना तो बुद्ध किया करते थे। जी। तो प्रेम में डूबी हुई ये स्त्री जो समस्त संसार के कल्याण की कल्पना कर रही है, कहीं न कहीं बुद्ध है। तो बुद्ध के अलावा और किसने की समस्त संसार के कल्याण की कल्पना? सभी के पास कोई न कोई शत्रु रहे, जी। सभी के पास कोई न कोई अपोजिट पार्टी रही। जब भी आपके पास एक अपोजिट पार्टी होगी, तो आपकी सर्व कल्याण की भावना आपके कम हो जाएगी। बुद्ध के पास सामने कोई नहीं, वो अकेले थे। तो ये पंक्ति बुद्ध के स्त्रैण होने के साथ-साथ बुद्ध के सर्व कल्याणकारी प्रेम के कॉन्सेप्ट के साथ मुश्तक है। और ये निजी जो वो है, निजी अनुभवों के उस निजी व्यक्ति द्वारा प्रदत्त भावनाओं से बनी हुई पंक्ति है। जी। जी। और अगर आप तो बुद्ध के बारे में काफ़ी कुछ जानते ही हैं, बट मैं जो बुद्ध को समझा हूँ वो ये कि बुद्ध किसी परंपरा के द्योतक नहीं थे। बुद्ध अपने तरह के पहले व्यक्ति थे। जैसे महावीर से पहले बहुत सारे जैन तीर्थंकर आ चुके थे, लेकिन बुद्ध अपने में पहले मौलिक विचारधारा के एक वो द्योतक थे जो कि एक वैज्ञानिक थे, वो धर्म के वैज्ञानिक थे। उन्होंने कभी किसी परिपाटी या किसी उसूल को किसी पे थोपने की कोशिश नहीं की। तो इस पे भी आप कई कई बार बोल चुके हैं कि बुद्ध जो है किसी से उधार की ज्ञान नहीं लाए कभी भी, जो भी था वो उनका खुद का था। बुद्ध सही मायनों में गुरु थे। गुरु, हम लोग कई बार ना गुरु और शिक्षक और अध्यापक और आचार्य इन शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम शिक्षक को गुरु कहने लगते हैं, हाँ। हम अध्यापक को गुरु कहने लगते हैं, लेकिन बुद्ध गुरु थे। गुरु कौन होता है? जो आत्म प्रकाशित होता है, जिसके भीतर अपना खुद का प्रकाश होता है। शिक्षक हमेशा अपना प्रकाश दूसरे से लेता है, पुस्तकों से लेता है, व्यक्तियों से लेता है, बुजुर्गों से लेता है और उनसे लेकर के प्रसारित करता है। विवेकानंद जो है वो शिक्षक थे। शिक्षक। आचार्य वो होता है जिसने जो भी कुछ वो बोल रहा है उसे आचरण के रूप में अपने जीवन में उतार दिया। और अगर तुमने बहुत अध्ययन करके पढ़ाई करवा रहे हो किसी से, क्लास लेने से पहले 3 घंटा खुद अध्ययन किया है, उसके पहले कभी नहीं किया था, तो एक किस्म के अध्यापक हैं आप। ये अध्ययन करने के बाद आप पढ़ा रहे हैं। तो ये अलग अलग परंपरा है। बुद्ध अपने आप में महान और विशाल इसलिए है क्योंकि ज्ञान की उस खोज के लिए उन्हें किसी दूसरे प्रकाश पिंड की तरफ देखना नहीं पड़ता है। और इसीलिए आगे चल के जीवन में अपना कोई प्रतिपक्ष नहीं बनाते हैं वो। जी। जो प्रतिपक्ष, देखिए, जिस व्यक्ति के पास अपना एक प्रतिपक्ष होगा, जिसने अपना एक प्रतिपक्ष बना रखा होगा, वो आपके ऊपर जिद करेगा कि मेरी बात मानो, क्योंकि उसे ये डर रहेगा कि मेरा नहीं मानेगा तो उसकी मान उसका लेगा वो। मानेगा, हाँ। बुद्ध के पास कोई डर नहीं है। जी। जैसा कि आपने जोरपा वाला उदाहरण दिया, उसी लेक्चर में ओशो भी बहुत अच्छे से समझाते हैं इस बात को कि बुद्ध आपको ये बताते हैं कि अंदर कमरे में दिया जल रहा दिया है। जल रहा है, आप देखें ना देखें दिया लेकिन जल, दिया जल रहा है। देखें न देखें वो दिया जल रहा है। लेकिन हाँ, मेरी बात पे यकीन मत करो, जाओ खुद खुद देखो। दे। क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं देखोगे तब तक तुम्हें मेरी बात पे कोई ना कोई डाउट जरूर होगा। बिल्कुल। तो अपदीपो भव, आपको। यही तो कॉन्सेप्ट है जो बुद्ध को एकदम प्रामाणिक, एकदम मौलिक और सारी परिपाटियों से अलग बना देता है। यही उसे वैज्ञानिक बनाता है, बिल्कुल। यही उन्हें जो है वो महाकवि बनाता है, यही उन्हें महादार्शनिक बनाता है और यही उन्हें सब चीजों से ऊंचा बना देता है। बिल्कुल। बुद्ध में आनंद ये है कि वो आपको अनुभव लेने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको जोड़ने के लिए, आपको अनुभव लेने के लिए
आपको अपने तरीके से इस संसार को जानने के लिए प्रेरित करता है। आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ बुद्ध के बारे में। जी। क्या तो नाम है उसका, क्या तो नाम है उसका, चूड़ामणि। चूड़ामणि नाम के एक तंत्र चूड़ामणि नाम के विद्वान हुए, जो बुद्धिस्ट, बहुत बड़े बुद्धिस्ट विद्वान थे और बुद्ध के कुछ ही समय की बात कहते, नागार्जुन के आसपास के। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात की कि संबोधि प्राप्त करने के क्षण से लेकर के महापरिनिर्वाण के क्षण तक बुद्ध ने अपने मुंह से एक ध्वनि नहीं उच्चारी। अच्छा। बुद्ध ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। ये उसने, चूड़ामणि ने ये लिखा उस जमाने में। बुद्ध ने अपने मुंह से एक क्षण नहीं, एक शब्द नहीं बोला। जिस आदमी ने एक शब्द नहीं बोला, उसने इतना बड़ा विमर्श, इतना बड़ा धर्म, इतनी बड़ी बड़ी फिलॉसफी, इतनी बड़ी बड़ी मान्यताएं कैसे उत्पन्न कर वाह। दी? ये भी एक मेटाफर है, ये भी एक मेटाफर है कि बुद्ध का मौन इतना विशाल था, बुद्ध का मौन इतना सार गर्भित था कि दरअसल भाषा अपने आप उससे बोलने लगती, वाह। भाषा के रूप में परिवर्तित होने लगते थे। ये भी अलग किस्म का विज्ञान है जहाँ बुद्ध जाके खड़े होते हैं, और ये अलग किस्म का विरोधाभास है। लेकिन वहां पर बुद्ध जाकर खड़े होते हैं और भाषा और मौन के बीच के एक अद्भुत संबंध को रेखांकित करते हैं। जिसने एक भी शब्द नहीं बोला, उसी ने सब कुछ, सारा दर्शन, सारे विचार उसी ने। जी। जो कहीं नहीं है वही सब जगह है। वाह। ये वाला जो बात है, अद्वय, बुद्ध का अच्छा। एक नाम अद्वैत भी था। बुद्ध को अद्वय, उनके जमाने के लोग अद्वय कहा करते जी। थे। अद्वय जो बनाया कि जो दो को न मानता, एक को मानता। बुद्ध ने दो को माना ही, हमेशा मध्य मार्ग की तरफ चलने के लिए कहा, लेकिन मध्य मार्ग दो नहीं है, एक है, एक। अद्वैत। इसीलिए अद्वैत वेदांत और बुद्धिज्म में बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। दोनों कई बार लगता है कि एक ही जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन एक जगह पे जाके दोनों एक दूसरे को काटने लग जाते हैं। अद्वैत इसलिए भी है क्योंकि बुद्ध से पहले अद्वैत की एक छोटी सी परंपरा थी, बादरायण और इन सारे सूत्रों को देखते हुए। बुद्ध ने न केवल अपने से पीछे की चीजों को नए तरीके से विस्तृत किया, बल्कि उसमें एक अलग आयाम, अपनी दृष्टि, मनुष्य के जीवन को देखने की एक नई दृष्टि बुद्ध ने पैदा की। और इससे ये किसके पास, ये बुद्ध के बाद किसने है? ये तो वैसी दृष्टि तो मुझे मतलब उसके बाद नए धर्म बने, नए धार्मिक चरित्र भी आए, लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं उन धार्मिक चरित्रों में, लेकिन जो संपूर्णता बुद्ध में है, वो संपूर्णता किसी। बुद्ध के बाद किसी में नहीं है, बुद्ध के पहले दुर्लभ है। तो अब इतना बुद्ध पे विमर्श हो गया है, तो जो कश्यप बुद्ध नाम की आपकी कविता है, अगर आप अरे वो पढ़ दें तो। हाँ हाँ, जरूर जरूर। फिर हम लोग इसके बाद कश्यप बुद्ध, पेज नंबर 80 पे। हाँ 80। आपको, मुझे एक्चुअली क्या भूल जाता है कई बार। कश्यप बुद्ध थे, एक कश्यप बुद्ध थे, गौतम बुद्ध से बरसों पहले। कहते हैं 20,000 साल तक जिए थे और सिर्फ 20,000 लोगों को ज्ञान दिया। बिहार में कुक्कुटपाद पहाड़ के नीचे जाके सो गए, सोते सोते प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैत्रेय नाम के नए बुद्ध आएंगे, जिनके लिए वो अपनी नींद से एक कपड़ा बुन रहे हैं। जब मैत्रेय वहां पहुंचेंगे, वह पहाड़ किसी दरवाजे की तरह अपने आप खुल जाएगा। कश्यप जागेंगे, अपनी नींद से बुना वस्त्र उन्हें देंगे और उसी लोग चले जाएंगे। हमारा दिल एक पहाड़ है, उसके नीचे एक बुद्ध सोता है और प्रतीक्षा करता है उस दूसरे बुद्ध की, जिसके सामने पहाड़ जैसा हमारा दिल पूरी तरह खुल सके। जो द्वार है वही दस्तक है, वाह। जो द्वार है वही दस्तक है। वाह। तो यहाँ आपने भी जो है अद्वैत कर दिया कि द्वार और दस्तक अलग हाँ, अलग ये नहीं है। बुद्ध से है, ये बुद्ध के अद्वैत से है, बिल्कुल है। ये जो मौन है वही भाषा है। हाँ। एक और ना, चलते चलते एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक आदमी
बुद्ध के पास पहुंचा और बहुत बड़ा सेठ था अपने जमाने का, बहुत धन कुबेर था। बुद्ध के पास पहुंचा दौड़े दौड़े और कहने लगा, मुझे सत्य का मार्ग, मुझे सत्य जानना है, मुझे सत्य का मार्ग बताओ। बुद्ध उसको कहने लगे, हुँ, कुछ बोला नहीं। फिर उसने पूछा, मुझे सत्य का मार्ग बताओ, मुझे सत्य के पास सत्य को पाना है। बुद्ध उसे देखते रहे, बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो आदमी अचानक उठा और उससे हाथ जोड़ के कहा, तथागत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रास्ता बताया। हुँ, और वो वहां से चले। वो धन कुबेर वहां से चला गया। और आनंद ने बुद्ध से पूछा, क्या आपने ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं उसको, आप तो चुप बैठे हुए थे, आपने कौन सा रास्ता उसको बताया? उसने बोला, बुद्ध ने कहा, अच्छा घोड़ा चाबुक की परछाई देख के भी दौड़ने लगता है। वाह! वाह! अच्छे घोड़े की निशानी है कि चाबुक मारने की, चाबुक छूने की जरूरत नहीं होती है, वो चाबुक की परछाई देखता है और दौड़ना शुरू कर देता है। वाह! इस आदमी को मैंने सत्य नहीं बताया, सिर्फ मौन बताया है। और मौन जो है वो सत्य की परछाई है। वाह! वो मौन की परछाई, मौन को देखते ही वो चला गया। उसने कहा कि हाँ, सिर्फ यही एक रास्ता है, यही एक वो वाह! है। वाह! तो बुद्ध के यहाँ मौन और भाषा दोनों का मिलन हो जाता है। बुद्ध के यहाँ दो विभिन्न कंपोजिट, मैं कहता हूँ बार बार की कंपोजिट है। बुद्ध एक बहुत सुंदर कंपोजिट तैयार करते हैं जो दो विभिन्न विपरीत अर्थ वाली चीजों को मिलाने से बनता जी, बहुत बहुत ही खूबसूरत, मतलब जिस तरीके से, और जो श्रवण की कला है उसको भी बुद्ध ने बहुत सर्वोपरि रखा कि उन्होंने सुनने पर है। बहुत जोर दिया। सुनने पे बहुत सच बात है, इसको भी लेके कई कथाएं हैं जो जी, बुद्ध सुनने को एनकरेज करते हैं। जी, जी, तो बुद्ध पे तो बहुत लंबी बात होगी। जी, जी। तो ये जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो अगर कोई आपसे सवाल कोई दर्शक पूछना चाहे तो क्या हम एक दो जरूर समझें? जरूर जरूर। तो जी मैं हाँ मैं बिल्कुल, आप जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनसे कहता हूँ कि अगर कोई सवाल हो तो वो चैट बॉक्स में लिख दें, या फिर अपने आप को अनम्यूट करके खुद गीत जी से पूछने की कृपा करें। एक सवाल प्रवीण जी का पहले आया था कि आलाप में गिरह से लेकर के आज खुशियों से गुप्तचर तक जो कविता की रचना प्रक्रिया में क्या कोई मूल परिवर्तन हुआ है, या फिर वो वैसी ही परिपाटी पे है? ये आपके लिए निजी ये प्रश्न है। हाँ, ये परिवर्तन तो बिल्कुल हुआ है। और पूरी ईमानदारी से मैं इसे कहना चाहूंगा, एक साहित्यकारों की तरह कहना चाहूंगा कि आलाप में गिरह, क्योंकि आलाप में गिरह में वो कविताएं भी हैं जो मैंने 17 की उम्र में लिखी थी, और वो कविता भी है जो मैंने 29 की उम्र में लिखी थी, और उसके बाद खुशियों के गुप्तचर। मेरे से उम्र का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता कविता विता पे। जॉन कीट्स 21 साल की उम्र में मर गए, लेकिन आज तक हम उनको पढ़ते रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ उम्र का इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक समय की दूरी को समझा जा सके कि एक बहुत लंबा समय उसमें गुजरा था। और वैसी कोई बहुत महान कविताएं नहीं है ये, लेकिन फिर भी कहने का अर्थ यह है कि उस जमाने में मैं नौजवान था, युवा, किशोरावस्था, कविता के संसार को लेकर के बहुत उत्साहित और उत्तेजित रहने वाला। और नौजवान कवियों में एक बुनियादी खामी जो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरी हर जगह होती है, कि वो एक ही कविता में सब कुछ कह देते हैं। जैसे किशोर अवस्था में अगर आपको, या युवावस्था में अगर आपको अपनी प्रेमिका से मुलाकात, एक ही मुलाकात में सारी बात कर लेना चाहते हैं, एक ही मुलाकात में सारा प्रेम कर लेना चाहते हैं। वैसे ही कवि नौजवान कवियों के साथ होता है कि वो एक ही कविता में सब कुछ कह देना चाहते हैं। धीरे धीरे रचना प्रक्रिया के साथ साथ जो रचनात्मक उद्देश्य है उसमें ये बदलाव आना शुरू हुआ कि मैं चीजों को छोड़ देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ चीजों का इशारा करके छोड़ देना चाहता हूँ, कविता में उन्हें उनकी संपूर्णता में नहीं लाना हुँ, चाहता। हुँ, कुछ चीजों को छू दिया जाए, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, हुँ, क्योंकि हमारे ऊपर, हम लोगों की जैसी काव्यात्मक ट्रेनिंग है, हमारी भाषा में जिस तरह की ट्रेनिंग है, हमको बार बार एक चीज सिखाई जाती है, अपनी कविता में जिंदगी को पकड़ो, अपनी कविता में जिंदगी को पकड़ो, अपने समय को पकड़ो, अपने समय को पकड़ो। हम लोगों को बार बार एक चीजें, एक तरह का दबाव बनाया जाता है। मुझ पर भी बहुत लंबे समय तक ये दबाव रहा है, लोगों को सुनकर, लोगों को पढ़ के। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि समय कोई घोड़ा नहीं है जो दौड़ा जा रहा है, और तुमको उसको पकड़ना। हुँ, कविता समय को छोड़ने में भी बनती है। छोड़ो,
जिंदगी को सिर्फ पकड़ो ही मत, जिंदगी को छोड़ो। समय को सिर्फ पकड़ो मत, समय को छोड़ो। विषय को पूरी तरह पकड़ो तो मत, विषय को थोड़ा छोड़। तो ये एक बुनियादी अंतर है जो मेरे भीतर कविता की रचना प्रक्रिया और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर के आया है। प्रवीण वर्मा जी का ये सवाल है बहुत अच्छा। जी। कोई और भी अगर सवाल पूछना चाहे या कुछ कहना चाहे गीत जी से, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मौका है और मुझे पता नहीं कि बाकी लोग कितने खुश हैं गीत जी को देखकर, बट मेरे लिए आज मतलब खुद के लिए बहुत बड़ा क्षण है कि गीत जी मेरे सामने हैं और मैं उनसे बात कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए खुद के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है मेरे लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंददायी, ऐसा अद्भुत किस्म का सेशन है। जी। बिल्कुल। हाँ, मुझे वो रात याद आती है जब लेनार्डो दी कैप्रियो को रेवेनेंट के लिए ऑस्कर मिला था। तो हाँ, हाँ, उन्होंने एक लाइन बोली थी जो मुझे एकदम छप गई है। उन्होंने बोला था कि आई विल नेवर टेक दिस नाइट फॉर ग्रांटेड। तो हाँ, वही क्या बात। चीज़ मेरे लिए है कि आई विल नेवर टेक दिस सेशन फॉर ग्रांटेड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अगर अब कोई प्रश्न नहीं है, अब कोई उत्तर नहीं है, अब कोई बात नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप बस एक और आखिरी मेरी ख्वाहिश पूरी करें, और ये कविता जो मेरी पसंदीदा है कि मैं क्या हूँ, जो जिसके आपने अलग अलग उत्तर दिए हैं कि अच्छा, 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 हाँ, जी, हाँ, हाँ। पेज नंबर 73। हाँ, किया। हाँ, सबसे प्रसिद्ध प्रश्न मैं क्या हूँ, ये कुछ निजी उत्तर वाह है। वाह। सबसे पुराना प्रश्न है, हु एम आई, हमेशा से पूछा। ऋग्वेद में भी ये प्रश्न है, भगवत गीता में भी ये प्रश्न है, और हम लोगों के आज के जमाने की जो अभी कल छपी होगी ना सेल्फ हेल्प किताब, उसमें भी ये प्रश्न रहता है, जी। हु एम आई, हु आर यू। रोटी बेल के उसने तवे पे बिछाई, और जिस समय पलट देना था रोटी को, ठीक तभी एक लड़की का फोन आ गया। वह देर तक भूले रहा रोटी पलटना। मैं वही रोटी हूँ, एक तरफ से कच्ची, दूसरी तरफ से जली। वाह। उस स्कूल में कोई बेंच नहीं थी, कमरा भी नहीं था विधिवत, इमारत खंडहर थी। बारिश का पानी फर्श पे बिखरा था, और बीच की सूखी जगह पे फटा हुआ टाट बिठाकर और बीच की सूखी जगह पे फटा हुआ टाट बिछाकर बच्चे हिंदी में पहाड़ा रट रहे। सरसर आते हुए गुजर जाता एक डरावना गोजर एक बच्चे की चांग के पास से। अमर चींटियों के दस्ते में से एक दिल जली चींटी निकर के भीतर घुस के हाथ जाती। नहीं, मैं वो स्कूल नहीं, वो बच्चा भी नहीं, गोजर भी नहीं हूं, न अमर हूं न चींटी, मैं वो फटा हुआ टाट हूं। गोल्ड स्पॉट पीने की जिद में घर से पैसे लेकर निकला है एक बच्चा। कीमत 7 रुपए है, बच्चों की जेब में 5। माँ से 2 रुपए और लेने के लिए घर लौटता बच्चा 5 बार जांचता है जेब में हाथ डाल, 5 का वो नोट सही सलामत है या नहीं। घर पहुंचते पहुंचते उसके होश उड़ जाते हैं कि जाने कहाँ गिर गया 5 रुपए का वो नोट। 5 दिन तक रोता रहा। हाँ, आपने सही समझा इस बार, मैं वो 5 रुपए का नोट हूँ। उस बच्चे की आजीवन संपत्ति में 5 रुपए की कमी की तरह मैं हमेशा रहूंगा। वाह वाह वाह। मैं भगोने से बाहर गिर गई उबलती हुई चाय हूँ। सब्जी काटते समय उंगली पे लगा चाकू का घाव हूँ। वीरेन डंगवाल द्वारा ली गई हल्दीराम भुजिया की कसम हूँ। अरुण कोलटकर की भीगी हुई बही हूँ। और ये हूँ और वो हूँ और फला हूँ और ढिमका हूँ। चलो मियाँ, बहुत हुआ। अगले 1314 पन्नों तक लिख सकता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं चांद हूँ, हर रोज मेरा रूप अलग होता है। सबसे प्रसिद्ध प्रश्न के इतने उत्तर तो मैंने ही बता दिए, बाकी की कल्पना आप खुद कर लेना, क्योंकि मैं जिम्मेदारी से भागते पुरुषों की सकुचाई जल्दबाजी हूँ, अलसाई हड़बड़ाहट हूँ। और चलते चलते बता दूं,
ठीक इस घड़ी, ठीक इस समय मैं दुनिया का सबसे सुंदर मनुष्य हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में मेरे प्रिय कवि का नया कविता संग्रह है। हाँ। क्योंकि मेरे हाथ में मेरे प्रिय कवि का नया कविता संग्रह और ये लाइन मुझे बोलनी चाहिए क्योंकि मेरे हाथ में मेरे कवि का प्रिय कविता संग्रह है। शुक्रिया। लवली जी कह रही हैं कि समय के फटे हुए अंतर वस्त्र जो कविता है, अब कौन सी कविता में? उसका शीर्षक है सामूहिक आत्मकथा। अच्छा, हाँ हाँ, चाहिए। लिंक चैट बॉक्स में है। हाँ, उन्होंने लिंक भी अच्छा दिया हुआ है। हम्म। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, देखिए वो इसमें है, मिल गई मुझे। थैंक यू लवली जी। सामूहिक आत्मकथा। हम जमीन में दबे अदृश्य बीजों की तरह पानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बूढ़ा सैनिक हमें अलमारी में रखता है, जंग के मैदान से जमा किए खाली कारतूसों की तरह। दौड़ते समय जेब में पड़े छुट्टे पैसों की तरह हम शोर करते हैं। दौड़ते समय जेब में पड़े छुट्टे पैसों की तरह हम शोर करते हैं। हम शर्ट में लगे वे बटन हैं जिनके लिए काज बनाना दर्जी भूल गया। हम अन्य हैं, हम इत्यादि हैं, हम अन्यत्र हैं। हम वो नमस्ते हैं जिसका जवाब कभी नहीं दिया गया। लकदक कपड़ों से सजा है हमारा समय। हम समय के फटे हुए अंतर्वस्त्र हैं। वाह। लकदक कपड़ों से सजा हुआ है हमारा समय। हम समय के फटे हुए अंतर्वस्त्र हैं। हमसे कहा जाएगा अपनी ही परछाई की छांव में विश्राम करो। जो कोई हमारी आंखों में झांकेगा उसे विशाल जल प्रपातों का पोस्टर दिखेगा। हमारी देह पर्यटन स्थल होगी। हमारी कोख में फेंक जाएंगे सैलानी अपनी प्लास्टिक की बोतलें। एक दिन हम कहेंगे कि हम नंगे हैं और राजा को लगेगा कि हमने उसे नंगा कह दिया। वो हमारी पीठ पर कोड़े मारेगा। उन जख्मों से फूल खिलेंगे। राजा को उपाधि मिलेगी ईश्वर का सबसे प्रिय माली। और हमें किसी मंदिर की मूरत पे चढ़ा दिया जाएगा। मुस्कुराते हुए जिस बिंदु पे हम खत्म होंगे, ठीक वहीं से फिर शुरू हो जाएगी हमारी कविता। हम फिर अदृश्य बीज बन जाएंगे। धरती हमारी उगन का आख्यान रचेगी। एक तारा बजा के एक जोगी हमारी कहानी गाएगा। किसी नदी के घाट पे जलते दियों की तरह हम तैरते रहेंगे, उसी नदी के पाठ पे, उसी नदी के पाठ पे। वाह। धन्यवाद गीत जी। बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी लवली जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत। आ, हेलो जी हाँ, सर, नमस्ते। नमस्ते। सर, मेरा नाम प्रवीण वर्मा है। अच्छा प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू, जी शुक्रिया। सर, धन्यवाद। सर, सर आपका वो काव्य संग्रह, पहला काव्य संग्रह आलाप में गिरा है सर, उससे मैं शोध कार्य करना चाहता हूँ। तो सर हाँ हाँ, मैंने आपसे मतलब एक महीने से संपर्क करा था, तो मैंने मेल भी भेजा था आपको। तो फोन भी मिलाया था, तो मिल नहीं रहा था फोन। तो राजकमल प्रकाशन पे भी गया था सर मैं 2 बार इस दौरान संग्रह लेने के लिए, तो वो आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है सर। तो सर वो कैसे मिलेगा सर, कैसे प्राप्त होगा सर वो? तो सर भविष्य में आपसे कैसे सर बातचीत आपने हो मुझे सर? मेल किया था लेकिन मैं मेल मेल का जवाब नहीं आया। हो सकता है कि वो मेल मुझे मिला ना हो। कुछ एक बार बीच में जी सर, ऐसा जी हो सर। रहा है, मेरे कुछ मित्रों ने भी शिकायत की है कि मेल कई बार स्पैम बॉक्स में चला जाता है। मैं वहां भी चेक जी करूंगा। सर। आप मुझे अपना पता भिजवा दीजिए, वो किताब आप तक पहुंच जाएगी। मैं कल ही राजकमल प्रकाशन को बोल दूंगा, वो आपके पते पर वो किताब पहुंच जाएगी। ठीक? जी सर। आप मुझे लेकिन अपना पता भेजेंगे कैसे? या तो एक नया मेल कर जी दीजिए, सर। या अगर आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, जिसमें भी हैं आप, तो वहां पर मुझे एक जी सर। मैसेज जी सर। डालिए। तो जी किताब वो सर। ठीक आलाप है। में गिरा आपको जरूर मिल जाएगी। मैं कल ही बोल जी दूंगा। सर। जी सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। नमस्ते सर। अब मुझे क्षमा कीजिएगा कि अगर
अ, अगर नज़र से चूकने के कारण अगर मेल छूटा होगा तो क्षमा कीजिएगा, और अगर स्पैम नहीं सर, बॉक्स कोई में बात जाने के कारण छूटा होगा तो फिर ईमेल वालों की ज़िम्मेदारी। नहीं। जी सर, मैं मैसेज फेसबुक पे मैसेज गीत करूँगा। जी। चलिए। धन्यवाद। हाँ गीत जी, शरद बोल रहा हूँ। हाँ, शरद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे मेरी भी एक फरमाइश पूरी कर दीजिए। अरे सर। हाँ, सारे सिकंदर सिकंदर घर लौटने हाँ, से पहले मर जाते हैं, ये कविता क्या बात आपसे है। पूछूंगा। बिल्कुल, अभी अभी बिल्कुल, आपकी फरमाइश हम कभी नहीं टाल सकते। मेरा सौभाग्य ही है कि इसे आपके लिए पढ़ना। सारे सिकंदर तिरपन। सारे सिकंदर। सारे सिकंदर घर लौटने से पहले ही मर जाते हैं। दुनिया का एक हिस्सा हमेशा अनजीता छूट जाता है। चाहे कितने भी होश में हो, मन का एक हिस्सा अनचित्ता रहता है। कितना भी प्रेम कर लें, एक शंका उसके समान तक चलती रहती है। जाते हुए का रिटर्न टिकट देख लेने के बाद भी मन में हूक मचती है, कम से कम एक बार तो जरूर ही, कि जाने के बाद लौट के आने का पल आएगा भी या नहीं। मैंने ट्रेनों से कभी नहीं पूछा कि तुम अपने सारे मुसाफिरों को जानती हो क्या। पेड़ों से ये नहीं जाना कि वे सारी पत्तियों को उनके फर्स्ट नेम से पुकारते हैं क्या। मैं जीवन में आए हर एक को जानना चाहता था। मैं हवा में पंछियों के परचिन्ह खोजता, अपने पद चिन्हों को अपने से आगे चलता देखता। तुम में डूबूंगा तो पानी से गीला होऊंगा, ना डूबूंगा तो बारिश से गीला होऊंगा। तुम एक गीले बहाने से अधिक कुछ नहीं। मैं आसमान जितना प्रेम करता था तुमसे, तुम चुटकी भर, तुम्हारी चुटकी में पूरा आसमान समा जाता। दुनिया दो थी तुम्हारे वक्षों जैसी। दुनिया दो थी तुम्हारे वक्षों जैसी। दुनिया तीन भी थी तुम्हारी आंखों जैसी। दुनिया अनगिनत थी तुम्हारे ख्यालों जैसी। मैं अकेला था तुम्हारे आंसू के स्वाद जैसा। मैं अकेला था तुम्हारे माथे पे तिल जैसा। मैं अकेला ही था, दुनिया भले अनगिनत थी जिसमें मैं जिया। हर वह चीज नदी थी मेरे लिए जिसमें तुम्हारे होने का नाद था। फिर भी स्वप्न की घोड़ी मुझसे कभी सधी नहीं। तुम जो सुख देती हो उनसे जिंदा रहता हूँ। तुम जो दुख देती हो उनसे कविता करता हूँ। इतना जिया जीवन, कविता इतनी कम कर पाया। इतना जिया जीवन, कविता इतनी कम कर पाया। वाह, बहुत ही बहुत खूबसूरत, शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत शुक्रिया। बड़ी शुक्रिया पसंदीदा कविता है। शुक्रिया शरद जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आप इस सेशन में शामिल हुए, यहाँ जुड़े। बराबर बहुत जुड़ा। तो अगर अब किसी का कोई सवाल नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, तो मैं गीत जी से कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और मतलब मेरे लिए ये एक स्वप्न के सच होने जैसा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा अमित जी, ये सत्र भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सारे, आपके जो प्रश्न थे वो भी इतने सुंदर थे। बुद्ध पे हुई बातें वो एक अलग आयाम में गई, वो जी, इसमें अलग किस्म का आनंद आया। जी, लेकिन ये एक अच्छा, एक यादगार, शुक्रिया, यादगार बात थी। शुक्रिया, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो मैं सारे दर्शकों का और जो हमसे जुड़े उनका भी आभार करता हूँ। जी गीत जी बोलिए। और मैं अपनी तरफ से इन सारे मित्रों का, शरद जी का, लवली जी का, ये सब बड़े अच्छे और बड़े समझदार, न केवल कवि हैं बल्कि बुद्धिजीवी हैं, इन सभी लोगों का, श्वेता जी का, प्रवीण जी ने इतना अच्छा सवाल पूछा, इन सभी लोगों का, इन सभी लोगों मैं का कुछ शुक्रिया। जोड़ना चाहती हूँ। जी। अमित जी, मुझसे मेरी
किताब के शीर्षक को लेकर सवाल पूछ रहे थे। उस वक्त मैंने ये नहीं कहा था कि मेरी किताब का जो शीर्षक है उदासी मेरी मातृभाषा है, वो गीत जी ने रखा है, मतलब चुना है मेरी अच्छा कविता से। अच्छा। मैंने कभी बहुत इसका जिक्र अच्छी कहीं बात। सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन मुझे लगा एक मौके पे करके धन्यवाद तो दे ही देना चाहिए। वाह। धन्यवाद गीत अरे जी। शुक्रिया आप, धन्यवाद आपका लवली जी, आप बहुत अच्छी कवि हैं और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप इस तरह की और किताबें हिंदी को दें, ये सचमुच एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया गीत जी। जरूर, शुक्रिया अमित जी। मुझे मुझे मुलाकात बहुत मुझे बहुत प्रसन्नता हुई।